Hello. Good evening. Good evening, everyone. If you can see me and if you can hear me, please chat. Please type yes in the chat box. Okay. Thank you, Miss Harshada. Thank you, Mitali. Thank you, Dr. Dipti. So, जब तक कि सर ज्वाइन करे तब तक हम माइंड केयर मैराथन इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं आप सभी का यहाँ पे जो नए हैं पुराने हैं सभी का स्वागत करता हूँ माइंड केयर मैराथन के इस नए सेशन में। आज का जो टॉपिक है पोर्नोग्राफी और उसके मानसिक परिणाम। इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ठाणे से डॉक्टर शैलेश उमाटे। उनके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये जो माइंड केयर मैराथन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पुराने लोग हैं सभी को मालूम है, लेकिन नए लोगों के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ये जो माइंड केयर मैराथन है हमारा 42 हफ्ते चलेगा, 42 मंगलवार चलेगा। और हम यहाँ पे 42 ऑनलाइन लाइव सेशन लेंगे। भारत के 42 टॉप मनोविकार तज्ञ जो है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमसे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक पे हमको बात करेंगे, अवगत कराएंगे और हमारा नॉलेज बढ़ाने में मदद करेंगे। ये सभी के लिए ये है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो नए हैं, जिनको ये मैसेज डायरेक्टली नहीं मिला है, किसी और से मिला है, तो आप कृपया आपका माइंड केयर मैराथन / आपका नाम ये टाइप कीजिए और 9503421124 पे भेज दीजिए। मैंने जैसे बोला कि हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। आपको व्हाट्सएप पे माइंड केयर मैराथन / आपका नाम लिखना है और व्हाट्सएप पे 9503421124 पे भेजना है। डिटेल्स मैंने चैट बॉक्स में भी लिखे हैं, यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको मैसेज टाइप करना है और व्हाट्सएप पे ये नंबर पे भेजना है। आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं जैसे मैसेज सेंड करता हूँ तो बहुत बार होता है कि ट्रैफिक की वजह से मैसेज पहुंच नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, तो व्हाट्सएप पे एक साथ सेंड करता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से सेंड करता हूँ, तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैसेजेस लिंक्स नहीं मिलते हैं। आप अगर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे ऑलरेडी वो लिंक और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी वजह से आप ये प्रोग्राम मिस करते हैं तो आप यूट्यूब लाइव पे भी आप ये बाद में प्रोग्राम देख सकते हैं और फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा जो www.facebook.com/mindcare22 माइंड केयर लिखना है और 22 आगे लिखिए, तो आप यहाँ पे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे इस माइंड केयर मैराथन और बाकी के भी जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे क्विज कंपटीशन लेते हैं। इस प्रोग्राम में जो भी स्पीकर्स बताते हैं या फिर मैं कुछ बताता हूँ तो उसके आधार पे हम 2 क्वेश्चंस पूछते हैं और वो 2 क्वेश्चंस के आंसर आप पार्टिसिपेंट्स को देने होते हैं। उनमें से हम जो दोनों भी प्रश्नों का उत्तर बराबर देंगे और वो जल्दी से जल्दी देंगे, वो विनर कहलाएंगे। आपको जल्दी से जल्दी टाइप करना है और आपको आंसर भेजना है ताकि आपका आंसर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जिसके दोनों भी आंसर बराबर रहेंगे और जिन्होंने सबसे पहले भेजा होगा या फिर जो फास्टेस्ट रहेंगे, उनमें से 3 विनर हम निकालेंगे और उनको विनर्स घोषित किया जाएगा। याद रखना है कि आपको इसके जो रिप्लाई है वो 9503421124 ये नंबर पे देना है। आपको इसके जो रिप्लाई है 9503421124 पे देना है। और जो आप अगर रिप्लाई चैट बॉक्स में देते हैं, जूम पे देते हैं, तो वो रिप्लाई कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको जो भी विनर्स रहेंगे उनको बॉर्न टू विन का टी शर्ट आपको भेजा जाएगा। उसके साथ में ही माइंड केयर के जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, लाइक कंसल्टेशन है, कोर्सेस है, हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं, उसके लिए आपको उसके फीस में 25% आपको
डिस्काउंट ऑलरेडी उसमें दिया जाएगा या मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ये जो विनर्स है, हमारे पिछला जो क्विज कंपटीशन हुआ था 12 अप्रैल 2022 को, जो हमारा टॉपिक था मोबाइल एडिक्शन, क्या करे या ना करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो ये जो उसमें जो हमने क्विज लिया था, क्विज कंपटीशन लिया था, उसमें से ये 3 विनर्स है। सबसे पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र शिरसाट थे, वो साइकियाट्रिस्ट है, मालेगांव से है। दूसरे जो विनर थे मिस्टर सुनील बबन राव नगरे थे, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिंदखेड़ राजा में, बुल्ढाना से। और तीसरे जो विनर थे पिंकी शाह, जो कि सिंहगढ़ रोड पुणे से है। ये तीनों लोगों को जो है वो ये 3 विनर्स, और आज के जो 3 विनर्स रहेंगे, आपको आपके जो टी शर्ट्स है कल भेजे जाएंगे, और होप कि फ्राइडे तक आपको ये टी शर्ट्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये प्रोग्राम को अच्छे से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। जैसे कि पिछली बार हमारे विनर्स और डॉक्टर शिरसाट सर है, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने बोला था कि आप नोट्स लेते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। तो उसमें से ही आपको ये क्वेश्चंस पूछने वाले, तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और इसमें विनर्स बनने का मौका पाए। तो इसी के साथ ये इंफॉर्मेशन देके मैं आज का जो टॉपिक है उस तरफ मुड़ना चाहूंगा। आज का जो टॉपिक है पोर्नोग्राफी और उसके मानसिक परिणाम। आज के जो हमारे स्पीकर है डॉक्टर शैलेश उमाटे, वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है, एमडी साइकियाट्री उन्होंने किया हुआ है। उनका थाने में डी क्लिनिक इस नाम से क्लिनिक है। मैंने जैसे बोला कि हम जो साइकियाट्रिस्ट चूज कर रहे हैं वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप साइकियाट्रिस्ट है। तो इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये साइकियाट्रिस्ट तो है ही, उसके साथ में ये बहुत अच्छे स्पीकर है। उनको बहुत बार अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में उनको एज अ स्पीकर इनवाइट किया जाता है। मुंबई में, ठाणे में जो कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे वो वर्कशॉप्स लेते हैं, कारपोरेट्स के लिए वर्कशॉप्स लेते हैं। और उसी के साथ ही वो जो हमारा सह्याद्री चैनल है या फिर अलग अलग टेलीविजन के चैनल्स है, उसमें वो बहुत बार एज अ स्पीकर पार्टिसिपेट करते हैं या उनको बोलने के लिए इनवाइट किया जाता है। मैं डॉक्टर अतुल ढगे, मैंने एमबीबीएस डीपीएम और एमडी किया हुआ है। मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी-एडिक्शन स्पेशलिस्ट और काउंसलर बोल के मैं यहाँ पे रत्नागिरी में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा जो हॉस्पिटल है माइंड केयर हॉस्पिटल फॉर मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ है। तो इसी की तरफ से, मेरे हॉस्पिटल की तरफ से हमने ये माइंड केयर मैराथन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये जो सेशन रहेगा 2 पार्ट में रहेगा, जिसमें कि पहले 30 to 45 मिनट्स में हमारे साथ स्पीकर बात करेंगे, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा और वो हमारे साथ उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम ऑडियंस राउंड लेंगे। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने क्वेश्चंस तैयार रख सकते हैं, लेकिन अभी मैसेज चैट बॉक्स में मत डालिए या फिर आपका हैंड रेज मत कीजिए, ताकि आप अच्छे से सुन सके। जब जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको रिप्लाई किया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन जब ऑडियंस राउंड चालू होगा तो वो रिक्वेस्ट है कि जब ऑडियंस राउंड चालू होगा उस टाइम पे आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादातर लोग हैंड रेज करके पूछे। चैट बॉक्स हम आखिरी में लेंगे अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा तो। ये जो प्रोग्राम है मोस्टली हिंदी में कवर किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो बातचीत होगी वो हिंदी में होगी। और अगर कहीं पे डाउट है या फिर कुछ साइंटिफिक टर्म्स है तो उसको सर इंग्लिश में बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे जरूरत हो उसके हिसाब से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपकी हिसाब से हिंदी, इंग्लिश या मराठी, ये तीनों में से किसी भी भाषा का प्रयोग करके आप तक ये बात पूरी तरह से समझाने की हम कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए इसकी हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो राउंड है, ऑडियंस का जो राउंड है, उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कृपया आपका जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से ही रिस्ट्रिक्ट रहे। मैं चाहूंगा कि अगर आप टॉपिक से रिस्ट्रिक्ट रहते हैं तो हम आपका क्वेश्चन ले पाएंगे
अगर आप टॉपिक से अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी लोगों के हैंड रेज है, तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं या फिर हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि सेशन बढ़ते जाता है और टॉपिक पीछे रह सकता है, या फिर जिनको इस टॉपिक के बारे में पूछना है वो टॉपिक वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप आज के टॉपिक पे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आज का टॉपिक लेके ही क्वेश्चन पूछे और आज के टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछे। हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. Welcome you on this occasion. Thank you so much. कसा आहेस? Sir, I'm good, very good. Very good. मी instruction सगळे ऐकत होतो. Is well, very well. छान, मस्त. So how should we proceed? So sir, I will ask you certain questions. Right. So मैं आपसे कुछ questions पूछूंगा, आप शुरू में उसके questions के आंसर कर सकते हैं। ये जो हमारी क्वेश्चन आंसर है 30 to 45 मिनट्स तक चलेंगे, और उसके बाद में जैसे ही हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे हम ऑडियंस के लिए वो फोरम ओपन करेंगे, ऑडियंस यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सर, आज का जो टॉपिक है, आज पोर्नोग्राफी पे हम बात करने वाले हैं। पोर्नोग्राफी के जो हमारे ऊपर मानसिक परिणाम है या फिर हमारे सेक्सुअल लाइफ पे है, क्या असर होता है, उस चीज का हम बात करने वाले हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक था, पैंडेमिक में बहुत सारे लोग घर में रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा उनको जो ऑप्शंस था, बाहर नहीं जा सकते थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए वो मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे थे। तो उसके साथ में उनका एक्सपोजर पॉर्न के लिए भी बहुत बड़ा, वैसे तो पॉर्न इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसका बहुत बड़ा ये है, लेकिन इस पैंडेमिक में वो बहुत सारा बड़ा है और वो बच्चों तक भी पहुंच चुका है। तो उसके जो मानसिक इफेक्ट है वो, उसके बारे में हम यहाँ पे जन जागृति करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे। तो इसके लिए हमने ये आज टॉपिक अरेंज किया है। तो पोर्नोग्राफी एग्जैक्टली क्या होता है, ताकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम है, लेकिन फिर भी जो नए हैं जिनको ये मालूम नहीं है, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पोर्नोग्राफी एग्जैक्टली क्या होता है और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। नमस्ते अतुल, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अतुल जो अपना एक माइंड केयर मैराथन जो प्रोग्राम चला रहा है, जो इतने हफ्ते इतने साइकियाट्रिस्ट के साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहा है, ये काफी सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है कि इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में अतुल ये बात करता है जिसकी वजह से साइकोलॉजी, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हमारे समाज में, जिसके बारे में जागृति होती है, लोगों को इसके बारे में समझ में आता है। ये रियली इट इज वेरी वंडरफुल जॉब Atul, you are doing it, and my all best wishes to you. And after that, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे इस सब्जेक्ट पे, जो कि बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते हैं या किसी के दिल में इच्छा भी होती है बात करने की तो वो बात नहीं कर सकते, इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और अपने क्वेश्चंस और बहुत सारे डिस्कशन पे हम जाते हैं। पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम से हमारे समाज में काफी ज्यादा है, बट लोग इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पोर्नोग्राफी मतलब क्या है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से हमारे सेक्सुअल भावनाएं जागरूक करने का एक तरीका है, जिनको एक बढ़ावा देने का एक तरीका है। अब ये पोर्नोग्राफिक बढ़ावा अलग अलग माध्यम से देता है। कुछ इसमें जो कंटेंट होते हैं वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, सेक्स को निदर्शन करने वाले होते हैं, जिसमें लिखाई पढ़ाई किताब या कुछ नोट्स आते हैं या कुछ विजुअल वीडियोस आते हैं। बट अभी जैसे जमाना बदल रहा है कि जैसे अभी ऑनलाइन पे जमाना आ गया, बहुत सारे लोग वीडियो से एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, तो वीडियोग्राफी का काफी महत्व आ चुका है। तो आजकल पोर्नोग्राफी ये वीडियो के द्वारा ही लोगों को मालूमात है। जैसे कि 15-20 साल पहले ये एक मैगजीन की तरह लोगों को मालूम रहता था कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे फोटोग्राफी भी नहीं थी, तो लिखाई पढ़ाई के दरमियान से लोगों को पोर्नोग्राफी के मालूमात रहती थी, जिससे कुछ
कहानियां लिखते थे, जो हिंदी में भी थे, जो इंग्लिश में भी थे। लिखाई की वजह से ये होता था। कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल पिक्चर्स की वजह से होता था। अभी ये वीडियोग्राफी की वजह से आ रहा है। कुछ अभी मटेरियल ऑनलाइन पे ब्लॉग्स में कुछ लोग लिखते हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, सेक्सुअली एक्साइटिंग मटेरियल, ये सब होता है। इन सब चीजों को पोर्नोग्राफी कहते हैं। और इसका एम जो रहता है वो तुम्हारे सेक्सुअल भावनाओं को, एक्साइटमेंट को बढ़ाने का होता है। कभी कभी अभी इसमें ऐसा होता है कि इंटेंस इमोशनल एक्साइटमेंट इजीली आ जाना चाहिए, इस प्रकार से होता है। तो ये एक डिपिक्शन है सेक्सुअल बिहेवियर का, ह्यूमन बीइंग्स का, जिसमें फोटोज वीडियोस जो करते हैं। और अभी आजकल अतुल ये भी मैं देख रहा हूं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे वीडियो गेम ऑनलाइन खेलते हैं, उसमें भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल का यूज किया जाता है। काफी वीडियो गेम्स में, कुछ वीडियो गेम खेलते हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक लेडी रहती है, वो कुछ तो आपके कपड़े निकालेगी या और कुछ करेगी, ऐसे भी उसमें भी ये घुसाया गया है। तो हर क्षेत्र में पोर्नोग्राफी अभी इंटरवीन कर रहा है, ऐसे अभी लग रहा है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से आपने इसके बारे में हमें बताया है, क्योंकि सेक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो इसका हमारे लाइफ के अंदर घुसना या फिर इस तरह से घुसना जायज था, तो वो हो रहा है। तो उसके वजह से ये जब नेचुरल है, ये नॉर्मल हो सकता है कि हम पोर्नोग्राफी देखें? क्या ये बात नॉर्मल है कि हम पोर्नोग्राफी देखें? जी, अभी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नॉर्मल इसी का कंसेप्ट क्या है, नॉर्मल यानी क्या है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है। ओके, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी करना, दैट इज द नॉर्मल। जो नहीं करते हैं दैट इज एबनॉर्मल। ओके, बट अभी सेक्सुअल एक्टिविटी देखना, पोर्नोग्राफी मतलब क्या है कि आगे इधर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो या देख रहे हो, ओके, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ रहा है। ओके, अभी ये नॉर्मल का कंसेप्ट बदलते जा रहा है, जिस तरह से सेक्सुअलिटी का भी कंसेप्ट बदलते जा रहा है। जैसे कोई लोग सिंगल है, अनमैरिड है, ओके, वो कभी कभी अपना सेक्सुअलिटी डिजायर एक एक्सप्रेस करने के लिए कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए पोर्नोग्राफी देखते हैं या पढ़ते हैं, और इसके साथ में मैस्टरबेशन, जैसे जिसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन, खुद सेक्सुअल स्टिमुलेशन कहते हैं, वो करते हैं। तो एक अपना सेक्सुअल डिजायर व्यक्त करने का ये जरिया होता है। और ये व्यक्त करने का जरिया कभी कभी जैसे सबसे सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है, उसके लिए अगर हम ये यूज करते हैं तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, राइट। लेकिन उसके अलावा हम और किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है ये एबनॉर्मेलिटी के कंसेप्ट में जा सकता है। तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट क्या है? एक्सप्रेसिंग योर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल कंसर्न्स फॉर सिंगल पीपल, फॉर अनमैरिड पीपल, वेदर मेल, मतलब वो मेल है फीमेल है जो भी है, उसके साथ में जो एक्सप्रेस करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, उसके बाद वो शांत होते हैं, तो उसको नॉर्मल करके। अभी इसमें खास बात ये देखना है कि ऐसा करने के बाद यूजुअली उस इंसान को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर काफी गिल्ट आ रहा है, तो इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। तो इसके दो एंगल है कि एक खुद के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का जरिया, दूसरा उसके बाद सेटिस्फैक्शन लगना, गिल्ट नहीं आना, ये जरिया है। अगर वो इंसान को ये लगता है कि मुझे गिल्ट नहीं है, आई एम ओके, आई एम नॉट एक्सेसिवली इन्वॉल्व, तो इसको नॉर्मल कह सकते। अभी आपने नॉर्मल पूछा है, तो एबनॉर्मल क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। एबनॉर्मल ये है कि ये पोर्नोग्राफी देखना, पढ़ना, अगर हर टाइम आप इसके बारे में सोच रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो इसके बारे में सोच रहे हो, ओके, या जब भी आप देखते हो तो बहुत टाइम देखते हैं, लाइक एक 5-10 मिनट आपने देख लिया, सेक्सुअल एक्साइटेशन हो गया, छोड़ दिया, तो ये अपन नॉर्मल कह सकते। लेकिन आप इसमें ज्यादा समय बिताते,
और ज्यादा समय ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि अभी 1 साल 2 साल 6 महीने से ऊपर आप देख रहे हो और इसके बावजूद भी आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ये देखने के बाद आपको गिल्ट आता है। और दूसरा क्या होता है, तुम ये देखते देखते जो नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, नाउ व्हाट इज नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स? नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ फीमेल विद जीनाइटल इंटरकोर्स, ये नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स है। अभी पोर्नोग्राफी देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे मटेरियल देखना है जो एबनॉर्मल है, जो डेविएशन, जहां पे वायलेंस का हिस्सा होता है, जहां पे गुस्सा करना या एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, और जहां पे एग्रेशन ज्यादा दिखाया जाता है, ये एबनॉर्मलिटी है। ओके, तो इन सब चीजों का अगर आप देख रहे हो, ज्यादा समय बिता रहे हो, इसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको गिल्ट आ रहा है, कभी ना कभी तो गिल्ट आता ही, अगर वो आ रहा है तो ये एबनॉर्मलिटी है। अभी ये टाइम, समय, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले एबनॉर्मल कब है, उस इंसान को ही पता चलता है कि अरे मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, लेकिन शर्म के मारे में वो किसी से बात नहीं करते, किसी से खुल के बोल नहीं सकते कि अरे लोग क्या समझेंगे, मुझे जज करेंगे, पता नहीं लोगों को ये बोलूंगा तो क्या होएगा, ये उनके मन में रहता है। ये सब एबनॉर्मलिटी। और कभी तो भी यूज कर रहा है फॉर रिक्रिएशन पर्पस, वो नॉर्मलिटी है, जिसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से नॉर्मल और एबनॉर्मल में हमको बताया। फिर भी एक जो बोलते हैं, हमारे पास में पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ज्यादा देख रहा हूँ, एक्सेसिव देख रहा हूँ, तो कितना होगा तो एक्सेस होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं? या फिर आजकल एक नई कंसेप्ट जो आ रही है कि पॉर्न एडिक्शन या फिर एडिक्शन टू द पोर्नोग्राफी, तो इसके जो साइंस है उसको हम मतलब कैसे पहचान सकते हैं, या फिर उसके साइंस क्या है कि समवन इज गेटिंग एडिक्टेड टू द पॉर्न? राइट। अभी सबसे पहले अतुल, अपने पास अगर कोई आ रहा है कि मैं ज्यादा देख रहा हूं, इसका मतलब है उसको डिस्ट्रेस आ रहा है, वो उसके उस बर्ताव से खुश नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया इसका ट्रीटमेंट शुरू करने। तो खुल के बोल रहा है तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रेस आता है, टेम्पररी आता है, जो देखते उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं कभी देखूंगा नहीं, लेकिन दूसरे दिन उसी समय चक्र पे वो जब आते हैं तो नहीं देखूंगा, नहीं आज नहीं देखूंगा, नहीं थोड़ा देखता हूँ, नहीं 5 मिनट, नहीं 2 मिनट, नहीं 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 मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये स्ट्रगल उनके दिमाग में होती है, और स्ट्रगल होते होते धीरे धीरे दे कैन नॉट कंट्रोल ऑन दिस डिजायर या ये क्रेविंग। जिस तरह से एक एडिक्ट को क्रेविंग होती है, उस तरह से इसको देखने की क्रेविंग होती है। अब ये नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा क्यों लगता है, क्योंकि उनको इतने दिनों का एक्सपीरियंस है कि ये सब करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर ये एडिक्शन की क्राइटेरिया में जाते हैं। अभी कुछ लोगों का इस लेवल पे आता है, कुछ लोगों का क्या होता है अर्लियर स्टेज में रहता है। अर्लियर स्टेज में क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा समय इसको देखने के लिए वो सोचते, काम कर रहे, सोच विचार यही चालू। हाँ, अपने पास ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं कि जहां पे काम के दरमियान, अभी एवरीवेयर इंटरनेट अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, काम करते करते ही कुछ साइट्स पे चलेगा। और आजकल पोर्नोग्राफी क्या है, कुछ टाइप करो, इट इज टिप ऑफ द इंटरनेट, गूगल कर लो, फोन में भी आ गया आजकल, हाँ इजिली, बच्चों को भी इजिली एक्सेस हो गया है, तो फट से टाइप कर लिया, काम की जगह पे देख लिया। दैट इज एबनॉर्मलिटी, मतलब उनके काम के दरमियान ये ऐसे कर रहे हैं। पोर्नोग्राफी देखने के लिए अपना शेड्यूल, काम का जरिया ये बदल रहे हैं, उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि काम करने के बाद घर पे आके कुछ देख रहे हैं, तो या शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, तो ये उनके समय को दोस्तों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इस समय को वो अपने दोस्त या कोई भी शेड्यूल है तो उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसको समय देना है। तो ये एक दूसरा लक्षण है कि ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है। ये बहुत
पोर्नोग्राफी के जो भी डिसीजेस है उसके अंदर जा रहा है। हमेशा इसके बारे में प्रीऑक्युपाइड रहते हैं। और बहुत ज्यादा होने के बाद क्या होता है कि इसके बारे में उनको ही गिल्ट शेम ऐसे आता है, डिप्रेशन के लक्षण भी इनको दिखाई देते हैं। और बहुत बार जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है अतुल, कि जैसे कि जिनके शादी हुए हैं वो लोग पोर्नोग्राफी देखने को महत्व देते हैं रादर देन डूइंग एन एक्टिविटी विद द पार्टनर। मतलब अभी ये एडिक्शन का सीवियर स्टेज हो गया। मतलब आप एक्ट को करने से, सी सेक्सुअलिटी इज एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यू शुड डू सेक्स, नो हार्म इन दैट, उसमें कोई हानि नहीं। बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के बजाय आप पोर्नोग्राफी में देख रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये एक गंभीर समस्या है। एक चीज ये होती है, तो इस लेवल तक अगर ये जाता है तो इसको हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये इंसान पोर्नोग्राफी को एडिक्ट है। राइट। और उसके साथ में मुझे लगता है कि सोशल भी है। अगर सोशल इंटरेक्शन कम हुआ है, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोग्राम छोड़, मतलब शादी वगैरह छोड़ के वो पोर्नोग्राफी देखते हुए ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, या फिर 6 महीने के लिए कंटिन्यूअसली एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस टाइम के लिए वो अगर पोर्नोग्राफी कंज्यूम करता है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो हमारा जो WHO का ICD-10 आ गया है, ICD-11 आ गया है, तो उसमें ये इंक्लूड किया गया है कि एज इसको जो है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जो है इसमें ये इंक्लूड किया गया है। तो एक सेक्सुअल बिहेवियर में इसमें ये भी एक क्राइटेरिया डाला गया है कि आपका जो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो इस पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो होता है उसमें जाता है, और कम से कम उसके लिए 6 महीने के लिए होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में एक्सेसिव टाइम के लिए वो यूज करते हैं तो उसको हम सेक्सुअल कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर ऐसे हम बोलते हैं। हालांकि DSM 5 में ये इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ICD-11 में वो इंक्लूड किया गया है। तो ये जरूरी है कि 6 महीने से ज्यादा अगर ये होता है तो ये थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। और अगर किसी का टाइम जा रहा है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ स्पाउस डिस्टर्ब हो रहा है, काम के जगह पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर स्कूल में पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो है एडिक्शन कहलाया जा सकता है और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर आदमी है जो उसको एडिक्ट हो जाता है? मतलब जैसे अल्कोहल में है कि हर कोई अल्कोहल को एडिक्ट नहीं होता है, तो इसमें भी ऐसे कुछ है? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने पॉर्न देखा है लेकिन बहुत सारे लोग एडिक्ट नहीं हुए हैं, कुछ लोग एडिक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं, क्या वजह है, या फिर ऐसे क्या कॉजेस है जिसकी वजह से कोई आदमी उस पोर्नोग्राफी के लिए एडिक्ट हो जाता है? अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्नोग्राफी की तरफ क्यों और लोग जाते हैं? तो सबसे पहले तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या है, या सेंसेशन सीकिंग रहता है कि ये क्या अलग चीज है। उस टाइम तक वो क्यूरियोसिटी अगर जाती है, सेंसेशन जाता है, तो ये नॉर्मलिसी की तरफ जैसे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने कहा है कि बहुत लोगों ने पॉर्न देखा है लेकिन एडिक्ट नहीं, इस वजह से पॉर्न देखते हैं, लेकिन वो सोल जरिया नहीं रहता है उनका सेक्सुअल चीज एक्सप्रेशन करने का। ओके, अभी इसके आगे जाके क्या होता है कि कुछ लोग इसको अपना सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने का एक जरिया समझते हैं। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, उसमें से रिलीफ लाने के लिए एक एस्केप मैकेनिज्म करके इसको ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। या रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे रहती है, तो उसमें कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं इस जरियों से ऐसा देखना चाहता हूं। या कुछ लोग जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाकी कुछ चीजें हैं, इनको इस तरह से इसमें कभी कभी एक एस्केप मैकेनिज्म करके घुस जाते हैं। अभी इसको यूज करने के बाद क्या होता है, जैसे अपने सारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, उसी प्रकार से ये जो है
इसको क्या होता है कि ब्रेन में सेंसेशन ऐसा आता है कि रिवार्ड आता है कि मजा आता है, चलो ये हमने देखा है, मजा आया, ये जो भी हुआ। बट जैसे हर एडिक्शन में जैसे होता है, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि अरे ये इतना देखने के बाद हमको तो मजा ही नहीं आ रहा है कि नहीं? तो फिर और देखो, जैसे अमाउंट बढ़ जाता है और समय के लिए देखो, महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, फिर इसमें से वो निकल नहीं पाते। 10 मिनट पहले देखते थे, अभी 20 मिनट हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है, 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटा हो रहा है। कभी कभी इतना होने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ऐसे बढ़ते जाता है। अभी ये जब होता है तो न्यूरोकेमिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में आते हैं, जिसको हम बायोलॉजी ऑफ एडिक्शन ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, अभी ये फिर एक रीजन है उसमें जाने का। और तीसरा रीजन और एक केमिकल हमारे ब्रेन में ऐसे हम बोल सकते हैं कि जिनमें ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है, जो ज्यादा सेक्स के प्रति ये होते हैं, तो ये लोग भी ज्यादा पॉर्न देखने में जा सकते हैं। कभी कभी ये पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, मतलब हमारे दोस्तों, स्पेशली एडोलेसेंट लोगों में ये ऐसा देखते हैं कि अरे तूने नहीं देखा है, तूने क्या नहीं देखा है, तेरे को ये भी नहीं मालूम, तो ऐसा है। तो इसकी वजह से शायद लोग इसके अंदर घुसते हैं, और कभी कभी तो ऐसा एक ग्रुप में शेयर भी किया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ऐसे भी पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से भी इसमें जाते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे रीजंस है, बट ये सभी जो रीजंस है ये इंसान को उसकी अवेलेबिलिटी, जैसे कि अभी ये अवेलेबल है, कोई भी चीज सब्सटेंस अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल होने की वजह से कुछ लोग इसके गिरफ्त में आते हैं और देखते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो क्या कहते हैं कि जिनका बायोलॉजी ठीक नहीं है, जिनका न्यूरोकेमिकल कंस्टिट्यूशन ठीक नहीं है, वो इसके एडिक्शन में आते हैं, या जिनको सोशल ज्यादा प्रेशर है, या एंजाइटी है, चिंता है, या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये इस एडिक्शन में जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया है। जैसे कि आपने बोला कि रिस्क फैक्टर में जो है इजीली एक्सेसिबिलिटी, मतलब कुछ साल पहले अगर हम देखें, 10 साल पहले लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फोन नहीं था और ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट तो अवेलेबल ही नहीं था। तो उस टाइम पे मोस्टली बुक्स पे ये लोग कुछ लोग डिपेंड होते थे, और वो इतना इजी नहीं था कि उसको कैरी कर सके, उसको ये कर सके। लेकिन अभी जो है इजीली अवेलेबल है, थैंक्स टू इंटरनेट, ऑन द क्लिक। एक आप क्लिक कीजिए या फिर आप सिर्फ पॉर्न डाल दीजिए, आपको मतलब पूरा भंडार खुला हो जाता है। तो ये जो इजी एक्सेस है, इजी अवेलेबिलिटी है, मतलब छुपाने का जो ये है, एनोनिमिटी है, तो इन सभी की वजह से मुझे लगता है ये सब रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। कहीं पे जो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये होता है। तो कहीं पे जो मैरिड लोग है, मैरिड लोग जो होते हैं, उनमें अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो या फिर उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी पॉर्न एडिक्शन या फिर पॉर्न का एक्सेसिव यूज हो सकता है। या फिर ये अदरवाइज है कि पॉर्न आदमी ज्यादा देखता है तो उसकी वजह से सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसकी वजह से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। क्या लगता है, मतलब हाँ, क्या ये एग्जैक्टली मतलब जो हम ये बोलते हैं क्या कि है, कोमड़ी, मराठी में बोलते हैं कि कोमड़े आदि के अंडे, तो देखिए उस तरह अंडा, से ये थोड़ा सा। बराबर बराबर। अभी क्या है अतुल, एक्चुअली क्या होता है, चेंजेस जैसे मैंने बोला कि एडिक्शन के इसके होने के रीजन भी ऐसे हैं। जैसे कुछ सालों पहले ये इजी अवेलेबल नहीं था। दूसरा क्या होता है कि इसको एडिक्ट होने के पीछे और भी रीजंस ऐसे हैं, जैसे तुमने कुछ किताब देखी, या कुछ फोटोज देखे, या कुछ पढ़ा। अभी पढ़ने वाला मटेरियल उतने लेवल तक तुम्हारे डोपामिन को एक्साइटमेंट नहीं करता है जितना एक फोटो करता है। ओके, ये उसके चेंज ऑफ नेचर है। अभी फोटो के अलावा जो अपना एक वीडियोग्राफी है, वो वीडियोग्राफी भी फोटो से ज्यादा अपील करता है। अभी ये वीडियोग्राफी में भी इसमें चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले सिंपल वीडियोग्राफी था, अभी उसके एचडी वीडियोग्राफी और क्या क्या आई नो एलएसडी स्क्रीन ये सब आए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लियरिटी, साउंड, एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी क्लियर। सो अभी ये सब की वजह से भी ये एडिक्शन
बढ़ जाता है। अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे रिलेशनशिप खराब है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है और जो इसकी तरह से जा रहा है, तो अभी क्या होता है, जैसे अभी ये शुरू में हो सकता है कि चलो ये मेरा एक डिजायर, सेक्सुअल डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए मैं देख रहा हूं, लेकिन ये देखने के बाद इसका कंटेंट, इसमें जो दिखाया जाता है वो उससे ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ स्टोरीज दिखाया जाते हैं जिससे इंसान में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस बनते हैं जो कि बहुत जरूरी है। वो मिसकंसेप्शन ये बनते हैं कि उसमें इजी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। द सेक्सुअल थिंग इज वेरी इजीली अवेलेबल, ऐसा ही दिखाया जाता है। और तीसरा क्या होता है, जब मन किया सेक्सुअल एक्टिविटी किया, सो एक सेक्सुअल एक्टिविटी क्या करना है, मन किया, टाइम पास किया, टाइम पास करना। तो एक चीज हमारे लोगों के मन में ऐसी आती है जो कौन देखते हैं कि जब मन चाहा तब सेक्स किया, इट इज लाइक मन किया चाय पी लिया, मन किया सिगरेट पी लिया। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को उस नजरिए से लोग देखना शुरू करते हैं, जहां पे हम सेक्सुअल एक्टिविटी को रिलेशनशिप में क्या मानते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री का एक मिलन का, मधुर मिलन का एक इतना उच्च एक्टिविटी है जिसमें जो ऑर्गेज्म आता है जो किसी और चीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारे सेक्स में हम ज्ञान देते हैं, बट यहाँ पे अलग सीखते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज इजी, रिक्रिएशनल ऐसे है। और दूसरा ये भी सीखते हैं कि पुरुष को जब चाहे सेक्स करने का रहता है। तीसरा, स्त्री जो है ये एक सेक्स के लिए यूज करने वाली ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे मिसकंसेप्शन उनके बनते हैं और ये चीज बनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि सब तरफ ऑन में यही दिखाया गया है और ये बिहेवियर ऐसा नॉर्मल है। तो क्या होता है, कभी कभी ये देखने के बाद ऐसा बर्ताव सोसाइटी में कुछ लोग करते हैं और उनसे उनको तकलीफ भी हो सकती है। सो जहां पे वो देखते हैं वो यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। अभी सेक्स इन द सोसाइटी इज डिफरेंट। जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है, जिस तरह से दिखाया जाता है वो नहीं है, यहाँ पे अलग है एक चीज। और जितना इजी वो दिखाते हैं, इट इज नॉट दैट इजी, द एक्ट इज नॉट दैट इजी। इसके लिए तो हमारे पास कितने लोग आते हैं, सर मैं कर नहीं पा रहा, सर हो नहीं रहा है कि नहीं, या बहुत सारे लोग अपनी शिकायत लेके आते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज भी उनको मिसकंसेप्शन में जाती है। हाँ, अभी ये जिस तरह से तीनों मिसकंसेप्शन होते हैं, यही मिसकंसेप्शन लेके वो अपने निजी जिंदगी में अपने वाइफ के साथ ये सब चीजें करना चाहते हैं। अब ये मिसकंसेप्शन, उसके साथ एबनॉर्मलिटी अलग बात है। मेरे साथ भी ऐसे वाइफ बेचारी आई थी कि सर ये बहुत पॉर्न देखते हैं और पॉर्न में जो जो करते हैं मुझे कराने के लिए बोलते, सर मैं ये नहीं कर सकती, इस इंसान को डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। अभी सेक्स एक्टिविटी जो है दोनों के सम्मति से हो रहा है, दोनों के प्लेजर के लिए, किसी एक के प्लेजर के लिए नहीं है। तो ये पॉर्न से इतनी सारी मिसकंसेप्शन आने के बाद डेफिनेटली कुछ लोग एकदम अपने निजी जिंदगी में एकदम परसिस्टेंट रहते हैं, नहीं ये करना ही है। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, बीवी ऐसा नहीं करती है, ये ऐसा नहीं करता है, छोड़ दो, क्या है यही देखते रहो। तो फिर क्या होता है, दोनों के बीच का जो वार्मथ है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये अवॉइडेंस बिहेवियर बन जाता है। ये नहीं करते क्योंकि उनको जो करना चाहते हैं वो नहीं करते, और जो नॉर्मल इसी में है कभी कभी मजा नहीं आता। अभी ये नॉर्मल इसी जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग है। अभी पोर्नोग्राफी में मॉडल देखोगे एकदम मॉडल से, है ना। अभी यहाँ पे हमारी जो बीवी 10 साल से है, वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये भी एक दिमाग में उनके जाता है कि अरे सेक्स करना है तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के साथ करना है, अगेन ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो कौन से इतने मिसकंसेप्शन बनते हैं तो उनकी एक लंबी लिस्ट ही हो जाती है। तो डेफिनेटली जो ज्यादा पॉर्न देखते हैं ना, उनकी निजी जिंदगी में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले, ये 100% है। अब ये
छोटे 2-4 चीजें प्रॉब्लम्स मैंने बताई, और लिस्ट हम बता सकते हैं, राइट? थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया है। यहाँ पे जो हमारे दर्शक है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हिंदी मूवी की तरह ही होता है। जैसे हम हिंदी मूवी में देखते हैं कि शाहरुख खान को प्यार हो गया, उसने गाना गाना चालू कर दिया, रास्ते पे डांस करना चालू कर दिया, तो उसके साथ में और जो रास्ते पे लोग होते हैं वो उसके साथ में डांस करते हैं, उनको वही सभी स्टेप्स आते हैं जो ये शाहरुख खान के आते हैं। तो ये जैसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वैसे ही जो हम पॉर्न में देखते हैं वो हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता है, या फिर कुछ हद तक वो हो सकता है विद कंसेंसस, दोनों के कंसेंसस से हो सकता है। लेकिन आप उस तरह से अगर आप चाहेंगे, अगर शाहरुख खान की मूवी की तरफ आप अपना लाइफ चाहेंगे तो वो जैसे नहीं हो सकता है। वैसे ही पोर्नोग्राफी में जैसे सेक्स होता है वो रियल जिंदगी में नहीं हो सकता है। कहीं कुछ हद तक वो खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, या फिर जैसे सर ने बोला कि एक थोड़ा सा रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कभी कभार वो जरूरी है। लेकिन अगर करते वक्त वो सब आप आपके बेडरूम में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप जो है वो खराब होने वाली है। सर अतुल, आप जो इसमें हाँ बोलिए इसमें बोलिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मूवी का एग्जांपल दिया है, दैट इज वेरी वेरी राइट एंड करेक्ट। अभी ये इंडस्ट्री है, ये पॉर्न बनाने वाले डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, उनके सब ये है ना, तो इसमें से ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इसका इंडस्ट्री का अगर अपन देखते हैं तो 97 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, अपने बॉलीवुड से भी ज्यादा बजट है, समझे कि नहीं? तो वो लोग तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन कॉमन मैन उसमें फंस जाता है, ऐसा होता है। प्लीज गो अहेड। डेफिनेटली। और जैसे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में जो मतलब यूथ वाले यूजुअली आ जाते हैं कि हमारा साइज उतना नहीं है, हमारा टाइमिंग उतना नहीं है, तो उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिल्मों में हमें राक्षस दिखाए जाते हैं, या फिर फिल्मों में ऐसे कुछ तो बड़ी ऑब्जेक्ट दिखाए, वो एक्चुअल में बड़ी नहीं होती है, वो टेक्नोलॉजी यूज करके वो बड़ा किया जाता है। तो उसी के हिसाब से वो जो हमें साइज दिखा जाता है या जो दिखाया जाता है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाया जाता है। जो दूसरा मिसकंसेप्शन है कि वो जैसे आधा घंटा चलता है, पौन घंटा चलता है, वैसे हमारा नहीं चलता है, तो उसमें भी वो पार्टली वो रिकॉर्डिंग करते हैं। एक ही शूट में वो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वो पार्टली 2-3 इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको एक साथ करके वो 1 घंटे का या फिर आधा घंटे का, पौन घंटे का वो बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी एक जो मिसकंसेप्शंस है, बिलीफ है, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं कि इतना साइज होना चाहिए या फिर इतना देर चलना चाहिए, तो वो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये सब चीजें लोगों को आने चालू हो जाती है। जैसे सर आप बोल रहे थे कि ये सब जो है वो बेडरूम में लेके जाते हैं, वैसे ही दो चीजें जो हम देखते हैं कि एक है फिजिकल एग्रेशन और दूसरा है वर्बल एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन में जैसे हम देखते हैं कि माउथ गैगिंग का फिनोमेनन है, या फिर स्लैपिंग ऑन द एस है, या फिर हेयर पुलिंग है, या फिर वर्बल में जैसे बहुत सारे वर्ड्स उसमें मतलब बीच, यू स्लट, ऐसे। तो ये जो वर्ड्स है ऐसे फिजिकल और वर्बल एग्रेशन उसमें यूज किया जाता है, तो उसका कुछ निजी लाइफ में इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कोई डेफिनेटली, आदमी सब करने लगे तो क्या बीबी वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर मतलब वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे? डेफिनेटली। अभी यहाँ पे जो होता है, सी, सेक्सुअलिटी यहाँ पे जो दिखाई जाती है, ये सेक्सुअलिटी, सेक्स के बजाय एग्रेशन काफी यहाँ पे होता है। जिस तरह से वॉइस में हो गया हो, या मारामारी किया हो, या गैगिंग हो, या मार रहे हैं, isn't it? ओके, या मार खा रहे हैं, ओके। अपने यहाँ पे हम जो बोलते हैं कि ये सेक्सुअल परवर्जन या डेविएशन, हम जिसको बीमारी कहते हैं, आपने भी काफी सारे पेशेंट्स ऐसे देखे रहेंगे, मैंने भी देखे हैं, कि जहाँ पे सेक्सुअल स्टिमुलेशन, फिजिकल पेन ज्यादा होने की बात करते हैं, बट दैट इज नॉट अ नॉर्मल, सो इट इज एबनॉर्मल। अभी ये एबनॉर्मल फेनोमेनॉन कब बढ़ता है? सब नॉर्मलिटी जाने के बाद एबनॉर्मलिटी की तरफ जाते हैं, बराबर। सो ये पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है
एग्रेशन दिखाया जाता है। इनफैक्ट ये एग्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या होता है जो पोर्नोग्राफी के साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं, इसमें जो हम सोचते हैं, जैसे मैंने कि इनको एक मिसकंसेप्शन आते हैं, उस मिसकंसेप्शन में ये भी आता है कि मैं जैसे चाहूं वैसे सेक्स कर सकता हूं, मैं जो चाहूं ये कर सकता हूं, मैं किसी के इच्छा के खिलाफ भी सेक्स कर सकता हूं। तो ये धीरे धीरे एग्रेशन इतना बढ़ता है कि ये रेप की तरफ जाता है। तो ये एग्रेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और जिस प्रकार से ये ऐसे करते हैं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एक्सट्रीम एग्रेशन दिखाया जाता है, राइट। और जहां पे गैगिंग नहीं, जहां पे एस्फिक्सिया मतलब एक इंसान का सांस रुक जाए, इस प्रकार से भी कुछ मटेरियल दिखाया जाता है जहां पे जान भी जा सकती है। और ऐसे केसेस हमने विटनेस भी किए, जहां पे मीडिया में हमने पढ़ा है कि ये ऐसे करते वक्त ऐसे हो गया है। तो ये ठीक नहीं है, ये डेफिनेटली एबनॉर्मेलिटी है। ओके, सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स ये एक अलग चीज है, जहां पे हम दोनों के सेटिस्फैक्शन के लिए, औरत और मर्द दोनों के कंसेंट से, दोनों के इच्छा के अनुसार होने वाली चीज, एक पार्टनर की इच्छा के अनुसार नहीं होने वाली चीज। तो यहाँ पे जो भी डेविएशन दिखाते हैं वो डेफिनेटली हमारे एडोलेसेंट यंगस्टर, यहाँ जो भी दर्शक है यहाँ पे, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें एबनॉर्मल है। काफी लोग इनको नॉर्मलिसी कहने का कोशिश करते हैं, ओके, बट ये नॉर्मल नहीं है, इतना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया। तो उसी के साथ में और कुछ भी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें और क्या लिस्ट, जैसे आपने बोला कि ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, या फिर मिसकंसेप्शन ये एक पार्ट हुआ, तो और बाकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, या फिर और जो सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। अभी अतुल ऐसा है कि काफी सारे एडोलेसेंट इसमें जाते हैं, तो जैसे ये देखते हैं तो उनका एक्सपोजर टू सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी ये पॉर्न के थ्रू होता है। अभी पॉर्न तो एक नॉर्मल डिपिक्शन नहीं है सेक्सुअलिटी का, ये एबनॉर्मल है। तो इससे जैसे काफी सारे मिसकंसेप्शन इनके दिमाग में आते हैं रिगार्डिंग टाइम, साइज, एक्टिविटी, सीन्स, ये सब उनके दिमाग में एक अलग जरिया, अलग इंप्रेशन अलग इंप्रेशन करते हैं। तो आगे निजी जिंदगी में जब ये सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस काफी कम होता है, इनको खुद के बारे में शेम ऐसे लगता है, और सेक्सुअल इनएडिक्वेसीज लगती है, उनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट, नहीं कर सकता ये सब चीजें। तो काफी सारे एडोलेसेंट में या एडल्ट में भी बहुत पॉर्न देखने की वजह से जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है वो होते हैं, जिसको हम पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा हो सकता है। और एडोलेसेंट में फिजिकल वीकनेस, और यहाँ पे सेफ सेक्स क्या है ये भी उनको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से टीन प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ये सब इनको हो सकते हैं। और बिकॉज दे आर एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स, नॉर्मल सेक्सुअलिटी में उनके काफी सारे इनएडिक्वेसीज, काफी सारे क्वेरीज, या उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। दूसरा चीज क्या होता है, जैसे मैरिड कपल, अगर मैरिड कपल नहीं, मैरिड मेल अगर ज्यादा पोर्नोग्राफी में जाते हैं तो उनका सेक्सुअल प्लेजर एक्टिविटी में काफी कम होता है, दो स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन पोर्नोग्राफी। इमोशनल अटैचमेंट विद द वाइफ कम हो जाता है, और इसकी वजह से काफी सारे स्टडीज में हमको देखा गया है कि जैसे ये इधर दिखाया जाता है तो वो सोसाइटी में भी ऐसा हो सकता है, ये कंसेप्ट की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल अग्रेशन ये उनमें ज्यादा दिखाई देता है, और इसकी वजह से रेट ऑफ डिवोर्स भी ज्यादा बढ़ते हैं।
अभी जिनके बीवी को ये पता चल जाता है कि अरे ये ज्यादा पॉर्न देख रहा है, मेरी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं है, तो उनको क्या बीतती है, काफी सारा ऐसा एक बिट्रेल, मतलब ये मुझे धोखा दिया ऐसा होता है, एक गुस्सा निर्माण होता है, एंगर निर्माण होता है। तो ये भी इसके काफी सारे इम्प्लीकेशंस इसमें होते हैं। एडिक्शन तो है, बट इसके साथ में सेटिस्फैक्शन इनको नहीं होता है। और ये ज्यादा देखने की वजह से इसमें जो बिजार चीजें दिखाई गई है वो सब एक नॉर्मल कंसेप्ट है, ऐसा इनको लगता है। अभी इतना सारा समय इसमें बिताने की वजह से उनको एक सेक्सुअल अराउजल आने को काफी टाइम लगता है, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल सेक्सुअलिटी डेफिनेटली नहीं है। ये जिनमें ज्यादा जाता है तो उनको नॉर्मल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी डेफिनेटली मिलता नहीं है। और इसके आगे जाके इसके वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये काफी सारे चीजें हम देखते ही देखते हैं। डेफिनेटली जो भी पॉर्न एडिक्ट है ऐसा करके आता है तो उसमें सबसे पहले डिप्रेशन के लक्षण हमको डेफिनेटली हमारे क्लिनिक में दिखाई देती है। तो ये सब इसके इल इफेक्ट्स है। तो इस इल इफेक्ट्स को हम नजरअंदाज कभी करना नहीं चाहिए डेफिनेटली। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया है। इसके साथ में एक जो थोड़ा सा है कि हमारे ब्रेन में कुछ इसकी वजह से चेंजेस होते हैं, जो ज्यादा पॉर्न देखते हैं तो ज्यादा पॉर्न देखने की वजह से हमारे ब्रेन में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं, फिलहाल जो रिसर्च हो रहा है या फिर उसके ये जो एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, उसको रिसर्च किया जा रहा है, तो अभी तक क्या सामने आया है कि पोर्नोग्राफी की वजह से हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? ओके, क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी रहती है, इट इज अ प्लेजर गिविंग एक्टिविटी है। कोई भी प्लेजर जिस चीज को इंसान को मिलता है, लाइक अभी ये प्लेजर गिविंग एक्टिविटी काफी सारी चीजें रहती है। ओके, किसी ने अच्छी पेंटिंग की तो उसको एक वाव ऐसे फीलिंग आती है। या कभी कभी किसी ने काफी अच्छा खाना बनाया, खाना हमने सूंघा भी अच्छा, वाव ऐसे एक फीलिंग आती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें काफी सारी होती है जिसकी वजह से हमको आनंद मिलता है। और ये जो आनंद और हमारा है जो एक्साइटेशन है, ये हमारे ब्रेन में एक डोपामिन पाथवे करके रहता है, जहां पे डोपामिन सिक्रीशन होता है और हमको एक एंजॉयमेंट मिलते रहती है। अभी क्या होता है कि जिस तरह से ये डोपामिन पाथवे एक्टिवेट होता है, नॉवेल्टी सीकिंग इसमें रहती है कि शुरू में इजीली ये एक्टिवेट होता है, इजीली काफी सारा अपने को प्लेजर मिलता है। बट जो पॉर्न देखते हैं उनका टाइम बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और उनको एक्साइटेशन क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनका डोपामिन पाथवे इन सब स्टिमुलस को हैबिचुएट हो गया है। इसकी वीडियो हैंग तो नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी आ रहा है, थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन अभी आ रहा है। हैंग हुआ था, ओके। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि एक हैबिचुएशन होता है। हैबिचुएशन होता है तो वो डोपामिन सिक्रीशन नहीं होता है। डोपामिन सिक्रीशन नहीं होता है तो फिर ये क्या होता है, एब्नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ते हैं, एग्रेशन, एजिटेशन, अलग सारी चीजें, ओके, सेक्सुअल डेविएशंस। फिर ये नया कुछ मिलता है। होता क्या है, ये एब्नॉर्मल है, ये ब्रेन को पता नहीं चलता है, बट एक नया स्टिमुलस मिलता है। नया स्टिमुलस मिलता है तो उनको वाव अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है। फिर वो नया स्टिमुलस भी कुछ दिन के बाद पुराना हो जाता है, फिर और दूसरी तरफ ये चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जितने भी डेविएटेड पॉर्न है, जितने भी नॉर्मल पॉर्न नहीं है, ओके, तो ये सब एक्साइटेशन इसकी वजह से देता है। और इंसान को इसका नॉलेज नहीं रहता है तो उसके अंदर गहरे जाते हैं और उनको लगता है कि अरे ये अच्छा है, अरे वो अच्छा है, अरे ये अच्छा है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, पूरा अपना ब्रेन सर्कुलेशन, डोपामिन पाथवे पूरा चेंज होता है। और ये चेंज होने की वजह से इसका इफेक्ट निजी जिंदगी में भी होता है, जिसकी वजह से अपने को एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल फोबिया, ऐसी सारी चीजें भी होती है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर काफी स्टडीज, रिसर्च और चल रहे हैं। जस्ट डोपामिन एक पाथवे जो हमको काफी इजीली हम बता सकते हैं, जो हम आपको कह रहे हैं। काफी और सारे चेंजेस, सिचुएशंस, ये सब हो रहे हैं। इसको एक न्यूरोकेमिकल बेस्ड
ब्रेन का चेंज हुआ बेस है, इसकी वजह से हम इसको एक बीमारी या एडिक्शन डेफिनेटली कह सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया है। ये जो रिवार्ड पाथवे है या फिर डोपामिन का जो पाथवे है, ये रिवार्ड सिस्टम होता है। तो जो ये इसको ज्यादा डोपामिन लगता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लगता है, तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने बोला था कि फिर पेंटिंग करना हो या फिर अच्छा खाना बनाना हो या फिर किसी के साथ बातचीत करना हो, जो ये छोटी छोटी चीजें थे जो हमें पहले आनंद देती थी, हमको अच्छा लगता था, वो भी चीजों का जो उस टाइम पे जो डोपामिन रिलीज नहीं होगा वो कम पड़ने लगता है, और उसकी वजह से वो भी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती है, या फिर उन चीजों से ये इंटरेस्ट कम होता है। बहुत सारी स्टडीज की गई है जिसमें स्ट्राइटम का जो एक्टिविटी है या फिर हमारा जो है उसमें वो दिखाया गया कि स्ट्राइटम की जो एक्टिविटी है उसमें कंपेरेटिवली जो नॉर्मल पर्सन को अगर वो दिखाया जाए और एडिक्टेड को दिखाया जाए, तो उसमें बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन मिला हुआ है। तो इसके साथ में हम थोड़ा सा प्रोग्राम की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम पूछेंगे। ये 3 क्वेश्चन पूछने से पहले मैं यहाँ पे ये जो हमारा क्विज है, आज का जो प्रोग्राम का जो क्विज है, क्विज कंपटीशन है, उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, पहले भी लिखा हुआ है कि आपको इसके जो क्वेश्चन है आपको 9503421124 ये नंबर पे आपको भेजने हैं, ना कि ये चैट बॉक्स में भेजने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई भी 5 साइंस ऑफ एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन आपको भेजना है। 5 साइंस ऑफ पॉर्न एडिक्शन आपको व्हाट्सएप करना है। तो सर, जब तक कि ये इन लोगों के क्वेश्चन आ जाए या आंसर आ जाए, मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर ये सब बीमारी है या फिर ये बीमारी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, किस तरह से इस चीजों का इलाज किया जाता है? हम बहुत बार हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, तो हम लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह से इस चीजों का इलाज किया जा सकता है। ओके, क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे इंसान को डिस्ट्रेस जब ज्यादा होता है, उसको तकलीफ जब ज्यादा होती है, तभी वो खुल के डॉक्टर के पास आता है कि सर ऐसी ऐसी परेशानी है, मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले अपने को इसको डिसेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जिस लेवल तक ये एडिक्शन गया है, जिस लेवल तक ये पॉर्न वॉचिंग गया है, उसको हम उसका टाइमिंग, ड्यूरेशन, ये सब चीजें वहां से हमको निकालना जरूरी है। अभी होता क्या है कि ऐसे काफी सारे बच्चे, टीनेजर्स मेरे पास आते हैं, या कुछ अडल्ट भी मेरे पास है। इनको जब मैं बोलता हूँ कि अभी आपको ये पॉर्न बंद करना है, और वो भी एकदम कह रहे थे कि नहीं सर, हम अभी से बंद करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, और हम वो हमारा वाईफाई है वो बंद कर देंगे, हम घर वालों को बोलेंगे। मेरे पास तो एक बच्चा था, वो तो था कि सर अभी वाईफाई का पासवर्ड ही मैंने चेंज कर दिया है, तो अभी चांस ही नहीं है मुझे देखने का। वाज अ टीनेजर, ओके। बट होता था कि रात को सब सोने के बाद उसको इतना क्रेविंग आता था ना, क्यों चेंज हुआ पासवर्ड उसको मालूम ही नहीं रहता था। बट ये बच्चे बड़े शातिर होते, ये पासवर्ड ऐसे खोज लेते, तो वो खोज के हैक करके घुस के इंटरनेट पे फिर जाके फोन देखता था। ऐसे इतना इंटेंस क्रेविंग है। क्या होता है कि ये सब चीजें उनके टाइम पे नहीं होती, तो कैसे तो भी करके उसमें जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमको ये देखना है, टाइम रिवर्सल करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये बच्चा रात को सब सोने के बाद देखता था, बराबर, तो अभी जैसे इसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, फिर भी ये कहीं ना कहीं से लाता था। तो जैसे जिस टाइम पे ये लोग देखते हैं, उस टाइम को कुछ फिजिकल एक्टिविटी देना बहुत जरूरी है। आइदर उस टाइम पे यू इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, डू स्टडीज, और मिंगल विथ अदर पीपल, ये बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि वो टाइम एक निकल जाता है, अर्ज का टाइम रहता है ना, निकल जाता है। ये बहुत जरूरी होता है करने का। उसके बाद तुम्हारा जो एक्सेस टू इंटरनेट है, वो कितना कम कर सकते या बंद कर सकते, ये करना जरूरी है। ये मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट इसका आदत लगाना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ केसेस में अतुल ये इतना ज्यादा होता है ना, कि मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ज्यादा है, आपको घर पे रह के नहीं हो सकता, आप एडमिट भी हो जाओ। यहाँ तक भी मैंने कुछ पेशेंट्स को सलाह दी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करके फिर जाते हैं, हो जाता है। मतलब जैसे कि एक्सेस बंद कर दिया, तो ये दोस्तों के मोबाइल में देख लेंगे,
या उनको बोल दें कि कुछ मुझे भेज दो, तो इतना क्रेविंग ऐसा इंटेंस होता है। तो उनका टाइम रिवर्सल ये सबसे अच्छा टेक्निक है कि उस टाइम पे आप दोस्तों के साथ घूमो, उस टाइम पे आप खेलने जाओ, एक्सरसाइज करो, लोगों में बैठो। अकेला मोमेंट आ जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, इंटरनेट लेते हैं और शुरू करते हैं। तो इंटरेक्शन विद द अदर पीपल ये बहुत जरूरी है। अभी ये करते वक्त कम से कम ये ऐसे हैबिट रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, ये टेक्निक यूज करते हैं। कम से कम 20-21 दिन इनमें से ये जाना होता है। कुछ कुछ लोगों को मैं, जिनको ज्यादा होता है, मैं दवाइयां भी देता हूँ जो डोपामिन पाथवे पे एक्ट करती हैं। वो दवाइयां भी आप दे सकते हैं, फायदा हो सकता है, बट डेफिनेटली ऐसा कुछ हमारे पास रिसर्च नहीं है कि हाँ ये गोली खाओ एकदम आप अच्छे हो जाओगे। बट पूरे जितने हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं ये यूज करना जरूरी है। तीसरा चीज है सेक्सुअल अब्स्टिनेंस। काफी सारे लोग इसके साथ में मैस्टरबेशन करते हैं, तो ये हमको उनका पहले बंद करा। तो जैसे सेक्सुअल अब्स्टिनेंस आता है तो स्लोली द टाइम टेकन फॉर सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ता है, और गिव देम ऑप्शंस फॉर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, नॉट वॉचिंग द पोर्नोग्राफी मटेरियल इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर। ओके, ये हम कर सकते हैं। तो इतने सारे अगर हम सब्स्टिट्यूशन उनको देते हैं और टाइम देते हैं तो धीरे धीरे इनका ये हैबिट रिवर्सल हो सकता है। बट इसमें जो एकदम एडिक्ट होते हैं ना, उनको बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ये हो जाता है। तो उसको हम कितना डिफिकल्ट कर सकते हैं और कितना ये पेशेंस रख सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड। और जो कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं उसके लिए हम थोड़ा हमारी डोपामिन एंटागोनिस्ट जो दवाई है वो भी दे सकते, इतना तो ट्रीटमेंट हम कर ही सकते हैं। थैंक यू सर। यहाँ पे जो आपने बोला कि एडमिशन, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों में कुछ हद तक एडमिशन बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे आपने बोला कि सेक्सुअल अब्स्टिनेंस ये जो है घर पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि सेक्सुअल अब्स्टिनेंस करे। तो जो हम सेक्सुअली एडिक्टेड हो जाते हैं या फिर ये जो हैबिट हम बोलेंगे, तो उस टाइम पे न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक फिनोमेनन है। जिस तरह से जब हम बार बार पॉर्न देखते हैं तो कुछ न्यूरल पाथवेज हमारे ब्रेन में तैयार हो चुके हैं, कुछ न्यूरल सर्किट्स हमारे ब्रेन में तैयार हो चुके हैं। तो वो न्यूरल सर्किट को ब्रेक करना और नए न्यूरो सर्किट्स तैयार करना जरूरी है। तो वो जो न्यूरो सर्किट्स बने हुए हैं उसको ब्रेक करने के लिए कंपल्सिव अब्स्टिनेंस होना जरूरी है। तो हम अगर उसको एडमिट कर सकते हैं, एडमिट करेंगे, तो उसको वहां पे पॉर्न देखने को मिलना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ताकि जब हम एडमिट करेंगे उससे मोबाइल हम दूर रखेंगे, उसको वहां पे नेटवर्क नहीं मिलेगा या फिर अवेलेबल नहीं होगा। अगर कहीं पे उनको क्रेविंग होता है या फिर उसकी वजह से एंजाइटी होता है, कोई डिप्रेसिव फीचर्स आते हैं, तो उसको टाइमली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टेम्पररीली वो जो एंजाइटी है, क्रेविंग है, उसको हम डेफिनेटली कुछ दवाइयों से कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि इसके लिए क्यों एडमिट करना है, तो ये यहाँ पे समझ लेना जरूरी है। जैसे निम्हांस का सेंटर है जहाँ पे इसके लिए एडमिशन का फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आजकल इस चीजों के लिए एडमिट किया जाता है। और वो बहुत एक अच्छा वे है कि वो कंपलसरी उसको वहां से रिस्ट्रिक्ट किया जा सके या फिर कंपल्सिव अब्स्टिनेंस किया जा सके। जाते जाते जो आखिरी 2 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या पॉर्न अच्छा भी है? मतलब हमने अभी तक पॉर्न को सिर्फ गालियां दी है या फिर उसको बुरा बुरा बोला है, तो क्या पॉर्न कुछ हद तक सही है, अच्छा है? और वो अच्छा है तो उसकी वजह से क्या फायदा है, या फिर पॉर्न की वजह से हमें कुछ फायदा हो? क्योंकि बहुत बार होता है, मैं अपने पेशेंट्स को कभी कभार बोलता हूँ कि आप ये पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, या फिर जो XXX नहीं लेकिन जो X वाला कंटेंट है तो वो आपको डेफिनेटली मदद करेगा, या सेक्सुअल एजुकेशन है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, तो जिनको ये समझ में नहीं आता है, तो इन चीजों में या फिर कुछ हद तक यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। तो ये पर्सनल लाइफ में या फिर आदमी के लाइफ में वो कहाँ तक ठीक है, या फिर वो उसको किस तरह से हम अच्छे अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है अतुल। कपल थेरेपी में हम कभी कभी कुछ एक्साइटिंग टिप्स के लिए पॉर्न का यूज करते हैं। ओके,
इसके अलावा जैसे पहले ही मैंने बताया कि कुछ जो सिंगल अनमैरिड लोग हैं उनको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए स्टिमुलस करके हम यूज कर सकते हैं। अगेन वो स्टिमुलस एक स्टार्ट करने के लिए, इट्स अ स्पार्क, उसमें जर्नी नहीं करना। ठीक, ये अगर कोई इंसान ध्यान में रख रहा है तो इसका यूज अच्छे के लिए भी हो सकता है। बट अभी ये काफी सारी चीजें कंट्रोल में नहीं रहती। इसके लिए जब हम थेरेपी में भी बोलते हैं कपल के लिए बोलते हैं, एक के लिए नहीं बोलते हम। और वहां पे ऐसे कुछ चीजें हम एडवाइस करते हैं जहां पे कपल और जहां पे ज्यादा पार्ट रोमांटिसिज्म का ज्यादा, ओके, सेक्सुअलिटी पार्ट ये कम है। मिसकंसेप्शन कहां से बनते हैं? मिसकंसेप्शन यहाँ पे बनते हैं कि व्हाट इज सेक्स। पीपल व्यू, लोगों को सेक्स क्या लगता है कि एक दो जिनाइटल का खेल है, एक फीमेल जिनाइटल एक मेल जिनाइटल, इनका खेल है। ये कितना एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कितना एक संकुचित सोच विचार होता है। बट ये दो इंसानों का मेल है ये नहीं समझते कि नहीं, दो इंसान, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जो शरीर के पार्ट है, जहां पे नॉन इरोजिनस जोन जो हम बोलते हैं, उनमें एक खुशी आनंद जो हम तलाश करने के लिए कपल्स को बोलते हैं, तो उसमें कभी ध्यान नहीं जाता। तो सबको क्या लगता है, मिसकंसेप्शन कहां पे आता है कि अरे लंबा कितना समय तक चल रहा है, ये ऐसे बोल रहे, ये है। बट वर्ल्ड में जितने सारे स्टडीज हुए हैं जिनमें हम बोलते हैं कि पेनोवाजाइनल इंटरकोर्स इज नॉट मोर देन 90 सेकेंड्स। ध्यान में रखो 90 सेकेंड्स के ऊपर कुछ नहीं है, जो बाकी है वो सब फोरप्ले। तो ये अगर ध्यान कोई रखता है और ये ध्यान रख के कौन वॉच करता है कि नहीं एक रोमांटिक एंगल इसमें है, इसमें एक एक्साइटेशन है, इसमें मेरा दूसरा पार्टनर है, एक जिनाइटल नहीं है, जब ये सोचता है तब ये पॉर्न एक थेरेपी बोल के यूज होती है। अगर ये सब चीजें ध्यान में नहीं है तो अगेन पॉर्न बिकम्स अ ऑब्जेक्टिफिकेशन, पॉर्न बिकम्स अ जिनाइटल ओरिएंटेड। अगर ये दो चीजें वहां पे नहीं होती हैं तो पॉर्न हम देख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली। और जैसे हमारे इसमें ये है कि अति का भला, वो जो है कोई भी चीज अगर अति हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो डेफिनेटली हार्मफुल है। कभी कभार कुछ चीजों के लिए कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली एडिक्शन तक जाएगा और उसका डेफिनेटली हार्मफुल इफेक्ट रहेंगे। जाते जाते आप यहाँ पे जो हमारे दर्शक है उनको क्या बताना चाहेंगे? बहुत सारे होंगे जो कि कभी कभार पॉर्न देखते हैं या फिर देखना चाहेंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहिए कि उन्होंने पॉर्न देखते वक्त क्या मतलब क्या ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, पॉर्न कब देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर योर सेक्सुअल एक्सप्रेशन। आपका पार्टनर नहीं है, ओके, तो आप खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो देख रहे हो, कुछ समय के लिए, बहुत ही समय के लिए, कम समय के लिए देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। हर रोज देख रहे हो, आपका सेक्सुअल एक्साइटेशन नहीं है बल्कि कंपल्सिव बिहेवियर देखना है, वो गड़बड़ है। ठीक, ये इसका यूज हम कर रहे हैं, इसको मिसयूज या अब्यूज नहीं कर रहे हैं। बट यहां तक काफी सारे लोग रुकते नहीं, समझते नहीं, तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके ऊपर हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट instead of watching porn or going into sexually explicit material, why not you enjoy your sexual activity with your partner? ये बहुत जरूरी है। ये एक जरिया नहीं है कभी भी, और हो भी नहीं सकता है। तो आपके पार्टनर के साथ आपका समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कम से कम उपयोग करें या ना ही करें तो ये अच्छा है, क्योंकि ये एक मूवीज का इंडस्ट्री है, इसको रिक्रिएशनल यूज आप कब करते हैं? कभी कभार, महीनों में कभी तो अगर इस तरह से यूज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे दूर ही रहना काफी अच्छा है।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये है सेशन है, यहाँ पे पहला पार्ट खत्म हो चुका है और सेकेंड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों पे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखा है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड पॉर्न एडिक्शन इन द चिल्ड्रन इवन इन एडल्ट्स। तो अभी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या है, बच्चों में या एडोलेसेंट में पॉर्न एक सेक्सुअल एक्टिविटी करके दिखाया जाता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इसके ऊपर अगर इसको हम प्रिवेंशन करना है, कोई भी डिसीज हम प्रिवेंट करते हैं तो उसके लिए वैक्सीनेशन करते हैं, बराबर। तो सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल्स बिकम वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस पॉर्न एडिक्शन। अब ये सेक्सुअल एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन जो हम बार बार कहते हैं स्कूल में करना जरूरी है, तो ये कौन करना चाहिए? टीचर, पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स। जब भी कोई भी बच्चा, वो भले 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, सेक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते, चुप बैठ, तुझे ये समझेगा नहीं, तेरा उम्र अभी हुआ नहीं, ऐसे जवाब देते हैं। मैं बहुत सारे मूवीज देखता हूँ, कार्टून देखता हूँ, वहां पे कार्टून्स में, मूवीज में एक किसिंग सीन दिखाना बहुत आम बात है। चेंजिंग जनरेशन की वजह से बहुत आम बात है। कार्टून्स किस कर रहे हैं, मूवीज में किस कर रहे हैं, दिखाते, और दिखने के बाद बच्चा एकदम क्यूरियोसिटी से पूछता है, पापा वो क्या कर रहे, मम्मी वो क्या कर रहे। तो वो उस समय पे उसकी क्यूरियोसिटी का आंसर देना बहुत जरूरी है। तो सेक्स एजुकेशन कब शुरू? जब बच्चों में क्यूरियोसिटी शुरू, सेक्स एजुकेशन शुरू। पेरेंट्स, टीचर एंड डॉक्टर्स। अगर पेरेंट या टीचर ये नहीं कर सकते हैं तो आप आपके डॉक्टर्स को मिलना बहुत जरूरी है। अब ये सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में नहीं होता है, ये स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में होता है, ये सेक्सुअल हार्मोन्स ग्रोथ के बारे में होता है, प्यूबर्टी के बारे में होता है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में होता है। तो उनको इस बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन उसी समय देते हो तो ये प्रिवेंटिव मेजर है। वो प्रिवेंटिव मेजर हम 3 साल के बच्चे में कर सकते हैं, 4 साल के बच्चे में कर सकते हैं, 5 साल के बच्चे में कर सकते हैं। मेल क्या है, फीमेल क्या है, ये बता सकते हैं। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये बता सकते हैं। हाँ, किसिंग क्या है, ये बता सकते हैं, isn't it? या बच्चे पूछ लेते, बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट डॉक्टर पेरेंट्स अतुल मेरे पास आते, अरे मैं उधर था, मेरे बच्चे ने फटाक से सबके सामने पूछ लिया सेक्स क्या है। कितना शर्मिंदगी मैंने महसूस की है। शर्मिंदगी मत महसूस करो। सेक्स जो बच्चा पूछ रहा है दुनिया में नहीं है, ऐसा चीज नहीं पूछ रहा है। दुनिया में जो है, जो उसको उसकी लाइफ में करना है, यही पूछ रहा है। क्यूरियोसिटी है, इसमें शर्मिंदगी कुछ भी नहीं है। तो उसको बोलो, समझाओ, एज अप्रोप्रिएट, टाइम अप्रोप्रिएट समझाना हमको जरूरी है। अगर आप समझा नहीं सकते हैं तो हेल्प लो डॉक्टर का। बोल सकते हो अपने बच्चों को, बेटा मेरे इसके बारे में मुझे कैसे बताना ये मालूम नहीं, सेक्स क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, नहीं, बट आपको कैसे बताओ ये मुझे मालूम नहीं। इधर मैं स्टडी करूंगा या मेरे दोस्त को पूछूंगा या डॉक्टर को पूछूंगा और आपको बोलूंगा। तो क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि अरे माय पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ रहे, महसूस कर रहे मुझे और ये बताएंगे, ये ऐसा है। तो अगर आप उसको दबाते हो, बच्चों को बोलते हैं तेरी उम्र नहीं है, तू बच्चा है, ऐसे सवाल पूछते हैं क्या, गधा है क्या, तो क्या होता है, नेचुरली फिर ये इसका आंसर ढूंढने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, बराबर। और आजकल अपने बच्चों का दोस्त कौन है? गूगल बाबा है। हर चीज के लिए मेरा 5 साल का लड़का भी गूगल कर लेता है, तो ये गूगल करेगा, और गूगल करेगा तो फिर उसके नतीजे क्या होते हैं आपने देखा है। हाँ? तो पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे ही कोई क्यूरियोसिटी होती है उसका आंसर देना बहुत जरूरी है। राइट, थैंक यू। डेफिनेटली। और जैसे हम अगर हम नहीं बताएंगे या फिर कोई उनको साइंटिफिक या फिर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो गूगल बाबा पे जाएंगे। गूगल बाबा मोस्टली वही दिखाता है जो बिकता है।
तो वहाँ पे जो है साइज बढ़ाने वाले मेडिसिन उनको मिलेंगे तो और उनको गिल्ट आ जाएगा, या फिर वो कुछ ऐसे साइट्स पे चले जाएंगे जहाँ पे उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, या फिर उनको कुछ गलत तरीके से बताया जाता है जिसका कि वो फायदा कर सके, ना मतलब वो खुद का फायदा कर सके। वो जो वेबसाइट्स है वो खुद का फायदा देखती है, ना कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेना चालू कर रहे हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं आप हैंड रेज कीजिए, ताकि वन बाय मैं आपको मौका दूं, आप क्वेश्चन पूछ पाए। अगर कोई किसी का हैंड रेज नहीं होता है तो उसके साथ में हम कमेंट बॉक्स में जो कुछ क्वेश्चन आए वो शुरू से हम लेना चाहेंगे। यहाँ पे प्रीति कांकरिया ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं आपको चाहूंगा कि आप खुद को अनम्यूट कीजिए, खुद को वीडियो आपका चालू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Yes, thank you so much, sir. सर बहुत ही अच्छा सेशन है, आई एम वेरी थैंकफुल। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आजकल जब काउंसलिंग के लिए टीनेजर्स आते हैं तो उनके बोलने के फ्लो में से ऐसा आता है कि वो प्रॉपर वर्ड नहीं यूज करते पोर्नोग्राफी, बट दे से कि इट्स वेरी नॉर्मल देखना, मतलब 10th 11th 12th के बच्चे। तो मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि विच इज द राइट एज व्हेन दे शुड सी इट। Okay, very interesting question. But my counter question to you is why they should see. It is not an educational material. Yeah. Why they want to see it? Because they are curious about the sexuality. Yeah, yeah. Okay. If we give them a proper education, proper knowledge about sexuality, then they probably may not want to see. Okay. Exactly. Now, why this is happening? Again, हमारे पास टिप ऑफ द टंग गूगल है, हमारे पास 10 साल के बच्चे व्हाट्सएप यूज करते हैं। ऑफ कोर्स ए टीनेजर में डिस्कशन अबाउट सेक्स, क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स डेफिनेटली देयर। ओके, बराबर की क्यूरियोसिटी का प्रॉपर नॉलेज उनको नहीं मिलता, नाइदर इन द स्कूल नॉर बाय द पेरेंट्स नॉर बाय द फ्रेंड्स तो उनके एज में वो तो पीयर प्रेशर रहता ही है। अरे तुझे ये मालूम नहीं है क्या, चल इधर गूगल कर ले, अरे तुझे ये मालूम नहीं कि ये मैं वीडियो भेजता हूँ। बट ऑल दीज आर नॉलेज कंटेंट जो करने वाले हैं, ये नहीं नॉलेज ओरिएंटेड नहीं है कि नहीं। अभी होता क्या है नाउ, तो मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वैसे भी पेरेंट्स अगर आपका आवाज गया है। हाँ, अब आ रहा है सर मेरा आवाज? यस प्लीज गो अहेड। यस सर, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे सर ने कहा जिस एज में बच्चे की क्यूरियोसिटी जागेगी उस एज से आप सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर दें। राइट, कंप्लीटिंग द आंसर, बहुत सारे एडोलेसेंट्स नाउअडेज जो मैं चेंज देख रहा हूँ, they stand by their decisions, they are bold enough to counter question you. अपन नहीं आदत लगाई है बचपन से, okay? and it is a changing trend. Suppose you say anything for 3 year 5 year, he will ask you why. The moment you say, उनको यहाँ पे एक कंसेप्ट आया कि मेरे दोस्त देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ, तो पेरेंट को वो भी बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, तुमको क्या मालूम, बराबर की वो बोलते हैं तो उनको उसी तरह से समझाना जरूरी है। अगेन वहां पे भी अथॉरिटी दिखा के गधा है क्या ये बोल के उनके क्वेश्चन को दबा देना जरूरी नहीं है। द मोमेंट ऐसे बोलते हैं तो यू लिसन टू देयर एक्सप्लेनेशन, व्हाई डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल, लिसन टू देयर एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन go to their misconception, remove the misconception, then they will come to normalcy. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको फिर से बोला कि नॉर्मल नहीं है, गधा ये वो, आपको छुप के बोलते हैं। सबसे पहले तो the parent, psychologist, psychiatrist should say, I'm very glad that you told me this, but I want to understand. मुझे जानना जरूरी है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे जानता हूं कि ये अच्छी चीज नहीं है,
पर तू कहता है तो मुझे जानने के लिए क्यूरियोसिटी है कि क्यों तू ये नॉर्मल समझता है। देन लेट देम आंसर, फिर उसके आंसर के साथ उसके मिसकंसेप्शन पे जाओ, फिर देन यू कैन रिमूव देयर मिसकंसेप्शन। ओके, डेफिनेटली सर। और उसके साथ में मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हमें एक ये भी चीजें याद रखनी है कि सेक्सुअल जो अर्ज है, सेक्सुअल एनर्जी है, वो डेवलप होना इस एज में नॉर्मल है, ये उनको बताना चाहिए। कि जैसे हमने देखा है कि पहले जो था एज ऑफ जो मैच्योरिटी था या फिर एडोलेसेंस का था, वो थोड़ा सा 14-15 तक था। अभी वो एक्सपोजर की वजह से 9वें-10वें एज में ही वो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो जो एज है वो कम हो रहा है। और शादी का जो एज है, एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से स्टेबल है, हर कोई चाहता है कि पहले फ्लैट लूं, गाड़ी ले और उसके बाद में शादी करूं। तो सेक्स का जो है वो एज जो है या फिर मैरिज का एज है वो बढ़ चुका है। तो इस दरमियान उनको सेक्सुअल आउटलेट या फिर सेक्सुअल एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो उनको जो सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है, ये उनको बताना जरूरी है। उसकी वजह से ये सब लगता है, ये उनको बताना है। दूसरी जो चीज है कि इन चीजों का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये उनको बताना जरूरी है। और तीसरा जो है कि प्रॉपर अदर वे जो है, प्रॉपर चैनलाइजेशन के जो वेज है, जिस हिसाब से आप सेक्सुअल आउटलेट जो है या फिर सेक्सुअल एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, ये अगर हम उनको बताएंगे तो डेफिनेटली हमको उसका मतलब वो उनको अगर वो अदर आउटलेट मिल जाएगा, प्रॉपर आउटलेट मिल जाएगा, तो डेफिनेटली जो है उनका ये क्वेश्चन के लिए उनको आंसर भी मिल जाएगा और वो यहाँ से दूर भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। बजरंग सर, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि अपन डोपामाइन को करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, तो जैसे टीनेज एज में या किशोरावस्था में अगर किसी को डोपामाइन की वो मेडिसिन दे दी और कुछ दिन उसने लिया, तो फिर फ्यूचर एडल्ट उसकी एज में उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट आएगा उस मेडिसिन का, क्योंकि उसके माइंड से उसकी खिलवाड़ हो गई उस मेडिसिन से। सर अनम्यूट योरसेल्फ। okay, fine, now I can do it. Excellent question, I'm thankful to you for asking this question. क्योंकि क्या है, ये सिर्फ सेक्सुअल मेडिसिन या डोपामाइन मेडिसिन के लिए इन जनरल हम साइकियाट्रिस्ट जो भी मेडिसिन देते हैं, सबको ये मिसकंसेप्शन है कि इसकी आदत लग जाएगी, हाँ इसके ब्रेन के साथ खिलवाड़ हो गया, हाँ ये तो अभी ब्रेन को हमने चेंज ही कर दिया है, ऐसा हो जाता है। ओके, बट क्या है, जो भी इसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स ये उसी टाइम पे होते हैं। वी आर अल्टरिंग द केमिकल पाथवे फॉर टाइम बीइंग, then we are rehabilitating with other means, ये हम कर रहे हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है कि नहीं। इतना अगर पावर रहता था ना हमारे पास कि ब्रेन को ही अल्टर करने का, अतुल और मैं दुनिया में टॉप में रहते थे कि नहीं, पूरे दुनिया के पॉलिटिशियन को पहले अल्टर कर देते थे हम, हाँ? इतना ऐसा मस्त करते थे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये जो हम ट्रीटमेंट बोल के दे रहे हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट से डिफेक्ट या करेक्शन होता है, पूरे परमानेंट अल्टरेशंस नहीं आते। साइड इफेक्ट आते हैं तो टेम्पररी आते हैं, लॉन्ग टर्म वाले नहीं आते। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहेंगे। मयूरी पाटिल, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे तो आप आपका वीडियो भी चालू कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सेक्स की जो नीड है, जो हर किसी की कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो अगर अनकम्प्लीट रहे तो क्या उसकी वजह से, जैसे हमारे देश में अत्याचार होते हैं, तो उसमें पोर्नोग्राफी का कुछ उसका यानी मतलब मुझे बताना नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से उसका रोल है क्या? हाँ ऐसा। हाँ, पोर्नोग्राफी का रोल है क्या? मयूरी जी, ये काफी अच्छा सवाल है। जैसे डिस्कशन में भी कहते कहते मैंने आपको ये कहा था कि पोर्नोग्राफी की वजह से एग्रेशन एक नॉर्मल लगता है, पोर्नोग्राफी की वजह से एग्रेशन नॉर्मल
लगने की वजह से हम किसी के साथ उसके कंसेंट के बिना भी सेक्स कर सकते हैं, हाँ, जिसको हम रेप बोलते हैं, है कि नहीं? एक इंसान के साथ उसके कंसेंट के बिना अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो रेप बोलते हैं। तो डेफिनेटली ज्यादा पॉर्न देखने की वजह से रेप के होने के चांसेस या उसके कम्युनिटी में होने के चांसेस ये हो सकते हैं। ये उसका एक सोशल डिसएडवांटेज है, सोशल रेमिफिकेशन है उसके, हाँ, सोशल ये चेंजेस है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ओके, अभी इसकी वजह से भी हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देते। अभी यहाँ पे और एक अहम मुद्दा मैं आपको कहना चाहूंगा कि सोसाइटी में रेप होते हैं तो उसके लिए आवाज होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे और एक रेप का कंसेप्ट है, वो है मैरिटल रेप। शादी शुदा होने के बाद बीवी का कंसेंट नहीं है, फिर भी पति उसके साथ सेक्स कर रहा है, वो उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो भी एक मैरिटल रेप होता है। तो अगर शादी भी हुई है, अगर आपके पार्टनर है, तो अगर उनका कंसेंट नहीं है, उनका मूड नहीं है, तो आप उसके खिलाफ सेक्स करना है तो एक तरह से वो रेप ही होता है। सेक्स का मैंने डेफिनेशन क्या कहा? सेक्स एक ऐसी चीज है, एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए है तो दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, दोनों को प्लेजर मिलना जरूरी है। सिर्फ एक को क्यों? पुरुष को क्यों मिलना चाहिए? स्त्री को भी मिलना चाहिए, तो ही वो कंप्लीट होता है। काफी सारे मैरिटल चीजों में मैंने ये देखा है कि सेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि स्त्री को संतुष्टि मिलती ही नहीं, तो उनका ऐसा रहता है कि चलो बाबा आज आए हैं, करना है कर लो। इस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, इस तरह से उनका कहना होता है। तो क्या होता है, वो फिर उस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती है स्त्री, तो पुरुष को भी उतना मजा नहीं आता है कि नहीं, वो भी फिर इस तरह के चीजों में चला जाता है ना। तो इसके लिए हमको डॉक्टर को मिलना जरूरी है, हम इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं ये कहना जरूरी है, हमारे पार्टनर की संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है ये भी हमको सोचना जरूरी है कि नहीं। तो ये सारे सवाल हम अगर करते हैं तो सबसे पहले देखो, इंसान सेक्स करता है तो हमारे पार्टनर के साथ करता है ना। सेक्स करने में सबसे पहले एक लैंग्वेज में हमको कहना है तो नंगा कहाँ होता है? हमारे पार्टनर के साथ। तो विचारधारा से भी वहां पे नंगा होना जरूरी है, विचारधारा से भी जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो हमारे पार्टनर को सबसे पहले बोलना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और वहां पे अगर उसका हल नहीं निकला तो फिर आप डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ओके सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे देश में बहुत सारे युवा ऐसे है कि जिनकी वो जो सेक्स की जो नीड है वो अनकम्प्लीट रहती है, तो वो उसकी वजह से पोर्नोग्राफी के ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, तो आप उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? हमने यही बताना है कि कभी कभी खुद को एक्सप्रेशन करने के लिए, सेक्सुअल आउटलेट देने के लिए अगर इसका यूज कर सकते हैं तो वो सही मायने में यूज है। सेक्सुअल आउटलेट कैसा रहता है कोई भी एडोलेसेंट में, कभी कभार हर पर्सन के खिलाफ से डिपेंड्स रहता है, ओके, उसके लिए। लेकिन ये हम एक यूज कर रहे हैं उसका, बट जिस तरह से हम हमारे सोसाइटी में रहते हैं तो इसका आउटलेट हमारे पार्टनर के साथ ही करना जरूरी है। एडोलेसेंट है, शादी नहीं हुई है, कुछ समय के लिए इसका यूज कर रहा है, ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका एक्सप्रेशन अपने पार्टनर के साथ इंडिया में तो करते ही है। और हम अभी आजकल काफी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, तो वेस्टर्न के जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे, तो इसको एक सोल जरिया नहीं देखना है। सोल जरिया अगर इसको देखते हैं तो फिर तकलीफ होती है। सेक्स इज बिटवीन टू पीपल, वो दो लोगों के बीच में ही उसका एक्सप्रेशन करना जरूरी होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, डेफिनेटली सर। उसके साथ में मयूरी आपका जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसको ऐड करके मैं थोड़ा सा एक बोलूंगा कि पोर्नोग्राफी कैन प्रूव टू बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर एक बार से देखा जाए तो जैसे सर ने बोला कि उसमें जो एग्रेशन है उसकी वजह से रेप के केसेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर उसका जेन्युइन यूज किया जाए, अच्छे से यूज किया जाए, जैसे सर ने बोला कि अगर कोई आपने जैसे बोला कि
अगर कोई सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, उसको सेक्सुअल उसका जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसको सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज करने के लिए, वो सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज होने के लिए ये एज वन ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन वो अगर वो यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी उसका डेविएट होता है तो डेफिनेटली उसका रेप के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, ज्यादा में नहीं होना चाहिए, और अगर पार्टनर अवेलेबल हो जाता है तो ये स्टॉप हो जाना चाहिए या फिर उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होना चाहिए। यहाँ पे हम एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले आज का जो क्विज है उस क्विज का दूसरा और आखिरी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तैयार रहिए, क्वेश्चन बराबर से सुनिए और झट से व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए। जो हमने ब्रेन में चेंजेस बताए थे, सर ने जो बताया कि ब्रेन में चेंजेस होते हैं, तो उस रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटर इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन सा एनाटॉमिकल पाथवे इसमें इन्वॉल्व होता है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसमें ये चेंजेस देखे जाते हैं। आपको झट से रिप्लाई करना है। जब तक कि आपके रिप्लाई आ जाए, हम ये जो विनर्स है घोषित किए जाए, तब तक हम आखिरी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सुजाता, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ पूछिए। हाँ सर, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप हर एक कंसेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर रहे हैं। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने पहले बताया कि टीनेजर्स के बच्चों के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको बताने चाहिए, तो बच्चों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या बताना चाहिए कि उसमें क्या आएगा? मैम, मैं चाहूंगा कि ये जो हमने सेशन लिया है उसमें हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी डिस्कस किए हुए, और उसका डिटेल में आंसर बहुत बड़ा है, तो हम चाहेंगे कि आप फिर से ये यूट्यूब पे डाला जाएगा, आप उस पर डेफिनेटली पोर्नोग्राफी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नहीं सर, आपने बताया, लेकिन वो सब मतलब जितना मैंने सुना है उसमें से मुझे लगता है कि वो बड़ों के लिए, मतलब अडल्ट के लिए उसमें क्या सीख है और क्या सीख नहीं है, वो ज्यादा कंसेप्ट था। और बच्चों के लिए अगर हम सेशंस लेते हैं बच्चों का, काउंसलिंग का स्कूल में जाके, तो बच्चों को इसमें पोर्नोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के, तो उसमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या एग्जैक्ट बताना चाहिए बच्चों को, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे लगता है सेम ही रहेंगे, दोनों के लिए भी सेम ही एडवांटेज है, सेम ही डिसएडवांटेज। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? I couldn't hear her question properly because उसका voice ना was very low. I don't know, so I didn't understand her question. वो बोल रहे हैं कि हमने जो डिस्कस किया वो अडल्ट्स के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, पोर्नोग्राफी का एडवांटेज क्या था और डिसएडवांटेज क्या था। तो अगर बच्चों के लिए हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं या फिर स्कूल में सेशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पे अगर कोई बच्चा पूछता है कि उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो बच्चों को क्या बोलना चाहिए? I think मैंने एक अभी बिफोर इनके पहले जो मैडम ने पूछा था, तो मैंने किया था क्लियर कि जैसे बच्चे पेरेंट को बोलते हैं कि दिस इज नॉर्मल जो बोलते हैं, तो वहीं पे मैंने क्लियर किया कि दिस इज नॉट नॉर्मल। सो दैट मीन्स इसका एडवांटेज कुछ है बच्चों के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर। सो बेसिकली क्या बच्चों को ये बताना है कि दे आर क्यूरियस अबाउट सेक्सुअलिटी, सेक्स, तो उनका क्यूरियोसिटी है सेक्सुअल एजुकेशन से ही जाना है, not through any of the pornographic material, whether it is written, picture or a pornographic video. हम adult में इसका थेरेपी के लिए यूज करते हैं। सो कुछ सुपरवाइज लेवल पे होता है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वेरी क्लियरली मैं बोलना चाहूंगा, ओके। हम एक सेक्सुअल आउटलेट सिंगल अनमैरिड मेल्स या फीमेल्स को इसके बारे में बोलते हैं, वो थेरेप्यूटिक है, ओके। क्योंकि इन्वॉल्विंग इंडल्जिंग इनटू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इज हार्मफुल। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस काफी सारी चीजें, विजिटिंग टू प्रोस्टिट्यूट, ओके, ये होते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों को क्या बोलते हैं, अरे सेक्स करना है ना, डू विथ सम प्रोस्टिट्यूट,
करना है ना इसके साथ, करना है ना उसके साथ, इसके लिए दिस इज द सेफेस्ट वे ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर अ अडल्ट. फॉर अ चाइल्ड there is no role of pornography, no advantage of pornography. But why again children are exposed to pornographic material? Because उनको उसकी क्यूरियोसिटी निकालनी है. क्यूरियोसिटी सेक्सुअल एजुकेशन के थ्रू ही आती है. तो उसको कोई पेरेंट, कोई टीचर, कोई डॉक्टर एडवांटेज है ये नहीं बोल सकता है मैडम. के क्वेश्चंस जो बच्चों के आते हैं उसमें उनके जो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर देना हमको जरूरी है. ओके. यहाँ पे जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं हम उसको थोड़ा सा लेंगे जो शुरू से आए हुए हैं. डॉक्टर अनिल कोपरकर ने पूछा है, आई हैव सीन मेनी मैरिड पेशेंट्स watching porn more than doing sex. What is the reason for that? Is it mainly due to non-harmonious sexual relationship with spouse or something else? I think हमने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है. अगर सर इसके अलावा जो आपको, अगर आपका ये आपने क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप कृपया खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डॉक्टर अनिल कोपरकर. ओके, आई थिंक ही इज नॉट देयर. दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे. एक कमेंट. हेलो. आहे अजून आता. आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप. यस सर. यस वी विल टेक लास्ट क्वेश्चन ओनली. यस. I think इसका भी हमने रिप्लाई दिया हुआ है. सर, as you say, nowadays Google is best friend of everyone. So how parents know that child has the curiosity regarding sex? Parents कैसे जान सकते हैं? हाँ, okay. हाँ, children ask you questions. Children ask you questions from the age of 3. They ask you why I am boy, why she is girl. From there sexual education starts. What is this shown in the movie? What are they doing? Whether they are kissing. So from there they ask. That time as a parent, if you say you don't understand, अगर तब बोलोगे कि तू बच्चा है, तब नहीं समझता, चुप है, ऐसे सवाल नहीं पूछते, तो then after that your child stops asking you. Then when he becomes adolescent, he goes back to his Google friend. So from that time you have to start talking about them. Or if your child is not asking, the child is going into adolescent, जैसे और मूछी आ रही है, दाढ़ी आ रही है, you start talking about that. मूछे कैसे दिख रही है, दाढ़ी कैसे दिख रही है, these are growths. Then he will ask you, isn't it? ऐसा है. तो पेरेंट्स को तो पता होता है. हाँ. थैंक यू सर. हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे. बस एक क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो एक जो क्वेश्चन है कि आपने जो बताया कि इस बीमारी में हम जो मेडिकेशन देते हैं उसकी वजह से क्या परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होता है? लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट शुड बी टेकन. हम जो मेडिसिन पॉर्न एडिक्शन के लिए दो चीजें हैं. हाँ, मेडिसिन किस चीज के लिए देते हैं वो डिपेंड्स है. हाँ, मतलब समझो कुछ एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकोटिक कुछ मेडिकेशन है, they have a sexual side effect. जैसे बाकी साइड इफेक्ट होते, बट द मोमेंट किसी को ऐसा साइड इफेक्ट आ रहा है, डॉक्टर को बता रहा है, तो वो साइड इफेक्ट कम करने के भी मेडिसिन है, या उस मेडिसिन को हम अल्टर कर सकते हैं. तो अभी ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्या एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक सेक्सुअल साइड इफेक्ट देते, इज दैट क्वेश्चन, और ही वांट्स टू आस्क आर देयर एनी मेडिसिन्स टू एनहांस द परफॉर्मेंस, सेक्सुअल प्लेजर? तो यस, दोनों भी है. सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस करने का है, उसके लिए भी मेडिकेशन है, बट एज ए साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए हम कोई भी पेशेंट आता है तो यूजुअली उसको फट से मेडिसिन लिख के नहीं देते. उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम क्यों हुआ है ये हम जानते हैं, उसके दूसरे करेक्टिव मेजर्स क्या है ये हम देखते हैं, राइट. उसके बाद फिर उसको हम
सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस करने की मेडिसिन देते हैं। अभी वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम क्यों होता है, उसके n नंबर ऑफ रीजंस है। हाँ, अतुल अपना एक दूसरा सेशन रखेगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस या जो भी है उसके बारे में, उसमें हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ओके सर, अतुल आई विल वाइंड अप because my patients are waiting. Thank you so much. Thank you all the audience. मुझे बहुत मजा आया. I hope I answered all your questions. Thank you Atul. very much. Rest you continue. I will leave the meeting. Yeah? Okay. Thank you, sir. Thank you very much once again. Okay, so हम भी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी जाना होगा, 1.5 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उससे पहले आज के जो क्विज के विनर है, उन विनर्स के नाम मैं घोषित करना चाहूंगा। आप में से कोई है जिनको लगता है ये क्विज आपने जीत चुका है, आपने ये क्वेश्चन के आंसर बराबर दिए हैं दोनों भी क्वेश्चंस के, और आपने ये क्विज जीत चुके हैं? ऐसे कौन लोग हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आपका नाम डाल सकते हैं। Is there anyone who is sure that they have given the correct answer and they have won this quiz competition? Anyone? Dr. Anil Koparkar has read that. Is that regarding a question, or is it regarding the quiz answer to the quiz, or winning the quiz? Quiz. Okay. Anyone else who is confident that they have given the answers correctly and they have won it? Okay. So मैं यहाँ पे क्विज अनाउंस करने से विनर्स अनाउंस करने से पहले कुछ चीजें बोलूंगा जो शुरू में भी बताई थी, अभी भी बताता हूँ कि आपको दोनों भी क्वेश्चंस के आंसर्स देने जरूरी थे। आपने दोनों भी क्वेश्चन के आंसर देने जरूरी थे और वो फास्टेस्ट आने चाहिए थे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले का आंसर बहुत फास्ट दिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दिया है, आपने रिप्लाई नहीं दिया है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन से आउट हो गए हैं। जैसे कि नंद किशोर सोनवने थे जिन्होंने पहले क्वेश्चन का बहुत फास्ट आंसर दिया था, सेकंड नंबर था, लेकिन उन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। सेम विथ डॉक्टर अनिल कोपरकर, सॉरी सर, आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो चुके हैं। यहाँ पे जो विनर्स है उनके नाम मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो विनर है जो है सुधा गड्यानवर, डॉक्टर सुधा गड्यानवर। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो चालू कर सकते हैं, अपने बारे में बोल सकते हैं और वो ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा इस बारे में आप 2 शब्द बोल सकते हैं। डॉक्टर सुधा गड्यानवर, आपने दोनों भी क्वेश्चंस के बराबर आंसर दिए हैं, तो आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए, आपके बारे में बताइए ताकि लोग यहाँ पे जान सके कि हमारे जो विनर है वो क्या करते हैं, कहाँ से है। आर यू देयर डॉक्टर सुधा? Raise your hand so that I can see you. Okay, or shall I unmute? Okay, unmute yourself and tell about yourself. हेलो. हाँ हेलो. हाँ, माझा आवाज येतोय ना? हाँ येतोय मॅडम, बोला. सेशन खूप छान झाला, पण इथं भरपूर पाऊस पडत असल्यामुळे व्यवस्थित ऐकू आलं नाही सर. तरी पण प्रश्नाचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. मी BHMS आणि MA इन काउन्सिलिंग सायकोलॉजी झालेलं आहे माझं. थोडं प्रॅक्टिस करते आता काउन्सिलिंगचं, आणि हे सेशन खूपच उपयुक्त होतं. थँक्यू सर, आणि तुमचेही आभार आणि सरांचेही आभार. ओके, थँक्यू व्हेरी मच आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुम्हाला तुमचं गिफ्ट ही भेटून जाईल. आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला जरी अडथळा आला असेल तरी तुम्ही YouTube वर आमचं जे चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करू शकता. ॲज सून ॲज तुम्हाला ते अपलोड केलं जाईल तसं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही परत एकदा इंटरेस्ट असेल तर हे डेफिनेटली तुम्ही परत एकदा बघू शकता. थँक्यू व्हेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. आज के जो दूसरे विनर है वो है
Harshada Joshi. Harshada Joshi, you can raise your hand so that I can unmute you. Okay, unmute yourself, start your video, and you can tell about yourself and how do you feel this program is. Good evening, sir. Good evening to all. माझं नाव आहे हर्षदा किशोर जोशी. BSc नर्सिंग बॉम्बे हॉस्पिटल बंद केलंय आणि मी MSc करते त्या रत्नागिरी मधून, MES कॉलेज मधनं. आजचा प्रोग्राम खूप छान होता आणि त्याच्याबद्दल खूप सारी छान माहिती. सो वी कॅन काउन्सिल द पीपल ॲज वी आर इन द सायकॅट्रिक प्रोफेशन, सो दॅट इज गोइंग टू हेल्प अस. Thank you very much and congratulations. आपले तिसरे जे विनर आहेत, आजचे आपले तिसरे जे विनर आहेत ते आहेत परत एकदा सुनील नगरे. मागच्या वेळी ही त्यांनी पिछली बार भी क्विज कंपटीशन में उन्होंने जीता था, इस बार भी इन्होंने जीता है. सुनील नगरे, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं. ओके, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. पिछली बार भी आप जीत चुके थे, इस बार भी आप जीत चुके हैं. तो आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि जो नए हैं उनको पता चले कि आप क्या, कहाँ से है, क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, और दूसरी जो चीज है आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा. अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, नमस्कार सर आणि सर्वांना नमस्कार. मी सुनील नागरे, पुन्हा एकदा सिंदखेड राजा पंचायत समितीमध्ये मी सहाय्यक प्रशासन अधिकारी म्हणून आहे. मागच्या 4 सेशन पासून मी कंटिन्यू सहभागी आहे आणि सर्व सेशन अतिशय माहितीपूर्ण आहे सर. खूप सारं नॉलेज सगळ्या सेशन मधून मिळते. खरं तर तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही देशातील, महाराष्ट्रातील टॉप सायकियाट्रिस्ट यांना आमच्यासाठी घेऊन येतात. खूप चांगले सेशन आहेत सर आणि लगातार दुसऱ्यांदा मी क्विज जिंकलोय आणि मी सांगू इच्छितोय सर की एक टी-शर्ट बॉर्न टू विन मी माझ्या मुलासाठी राखून. ओके, थँक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. सो आपलं आज का हमारा जो आज का सेशन था वो हम यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे. आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है. जैसे सर ने बोला कि हो सकता है कि हमारे से कुछ कमियां हो, हम कहीं पे गलत जा रहे हो. अगर आपको लगता है कि हम कहीं पे गलत जा रहे हैं तो प्लीज आप 9503421124 पे आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को यहाँ पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. आप अगर टाइम दे रहे हैं तो उसका अगर आपको आउटपुट दिया जाए तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या. तो आप हमें डेफिनेटली फीडबैक पर्सनल नंबर पे दीजिए. डेफिनेटली हम उनको कंसिडर करेंगे और जहां तक हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रेगुलर रहिए, ज्यादा हो सके तो ज्यादातर रेगुलर सेशन अटेंड करिए ताकि जो स्पीकर है उनको भी मोटिवेशन मिल जाए. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करें. आपको प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती भी है. अगर आप किसी वजह से आपको नहीं मिला, आपको जानकारी नहीं मिली, तो याद रखिए कि आपको मंथली एक जो शेड्यूल है आपको आ रहा है. आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम है उस पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको शेड्यूल तो आ जाएगा. और जो हमारा शेड्यूल टाइम है उस पे लिंक तो आपको आ रही है. अगर लिंक आ रही है तो डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए. ऐसे नहीं कि कभी कभार आपको लिंक नहीं मिला तो आप छोड़ देंगे, नहीं है. आप सिर्फ जूम पे जाइए, ज्वाइन मीटिंग कीजिए और आपका हमारा आईडी जो है और पासवर्ड जो है वो सेम है. हर टाइम हमारा आईडी जो रहेगा वो मेरा मोबाइल नंबर रहेगा जो कि 9503421124 है. और जो मेरा मोबाइल नंबर है, सॉरी, जो हमारा हॉस्पिटल है माइंड केयर, वो पासवर्ड है MINDCARE. सो ये आप रेफरेंस में रखिए. कभी भी अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली जूम पे ये ज्वाइन कर सकते हैं. जूम पे आपको मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए. दूसरा जो है, हमें एक्सपेक्टेड है कि ये लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है. मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था वो सब मुझे मालूम है,
तो मैं ये आपको आपके तक लेके आना है, इसलिए मैं एज अ क्वेश्चंस वो आपके बतौर, मैं आम आदमी हूँ ऐसे ये पूछ रहा था। मुझे ये सब मालूम है, साइकेट्रिस्ट को ज्यादातर ये मालूम है, लेकिन ये आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है। और ऐसे प्रोग्राम्स गूगल बाबा के जाने से अच्छा है कि ये प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंच जाए, ताकि वो उनको बराबर से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर ये आप देखो, हम हमारी कुछ लिमिटेशंस है, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते, हमारी कॉन्टेक्ट्स लिमिटेड है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेके जाइए। आपको जो मैसेजेस आते हैं वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट थ्रू आपके सभी कॉन्टेक्ट्स को पहुंचाइए, आपके जितने भी ग्रुप्स है वहां पे पहुंचाइए, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट्स है वहां पे पहुंचाइए। आप व्हाट्सएप का बहुत अच्छे से इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे ये सब शेयर कीजिए, ताकि लोगों को, उसमें बुरा कुछ नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उसमें शेयर करने के लिए कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भड़का तो नहीं रहे हैं लोगों को, हम कुछ, आप अगर पॉलिटिशियंस की पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं, कुछ दंगे फसाद वाले पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ हंसी मजाक वाले पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं, वहां पे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसको लोगों से शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो उससे बेटर क्या ये चीज नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि प्लीज मीडिया का जेन्युइन यूज करके ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सके, अटेंड कर सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर हो जाए, क्योंकि अवेयरनेस ये सबसे बड़ी बला है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसी के साथ में आज का जो प्रोग्राम है हम वाइंड अप करेंगे। सर को तो मैंने थैंक यू बोल दिया है, आप यहाँ पे जो लोग आए हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशली जो रेगुलरली आ रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी वजह से आज हम प्रोग्राम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। जो नए हैं उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा कि हमेशा आप यहाँ पे आते रहे। तीसरी जो चीज है, जिन्होंने क्वेश्चंस में, क्विज कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एक्टिव पार्टिसिपेट किया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाया, और सभी विनर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा। आप में से कुछ क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि सर्टिफिकेट का क्या है, और एक बार मैं आखिरी बार बोलता हूँ, या फिर पहले भी मैंने बोला हुआ है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो प्लीज 830-878-4422 ये नंबर माइंड केयर हॉस्पिटल बोल के आप सेव कर सकते हैं। इस पे आपको मैसेज करना है सर्टिफिकेट ऑब्लिक आपका नेम। मैं फिर एक बार जाते जाते मैसेज यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो प्लीज उस नंबर पे मैसेज कीजिए, कल तक आपका सर्टिफिकेट रेडी होगा पिछली, और वो कल या फिर परसों तक फेसबुक पे अपलोड किया जाएगा। फेसबुक का जो लिंक है आपको भेजा हुआ था इनिशियली, आप शुरू के मैसेज में 3-4 मैसेज थे उसमें जा सकते हैं, फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 1 वीक के लिए फेसबुक पे अवेलेबल रहेंगे। पिछली बार भी जिन्होंने अटेंड किया था, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, प्लीज आप फेसबुक पे जाइए और आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए। 1 to 2 वीक्स के लिए हम वहां पे रखेंगे, उसके बाद में वो डिलीट किए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप वहां से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आपको सर्टिफिकेट मिलने के लिए वो मैसेज करना जरूरी है। अगर आप अटेंड करते हैं लेकिन मैसेज नहीं करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ये हर एक का अलग अलग नाम रहते हैं, किसी को जरूरत होता है, किसी को नहीं जरूरत होता है, तो हम हर एक को नहीं भेजेंगे। जिसको चाहिए वो रिक्वेस्ट मतलब वो मैसेज कर सकता है, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप फेसबुक पे फेसबुक जो हमारी वेबसाइट है mindcare22 वहां से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से वो एक बार मैसेज यहाँ पे डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को, और ये सेशन यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। अगला जो सेशन है हमारा अगले मंगलवार को रहेगा, जिसका जो नाम है फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, व्हाई ओनली बॉयज शुड हैव ऑल द फन। तो आई रिक्वेस्ट ऑल टू ज्वाइन दैट सेशन also live, and please take this to all the people for the awareness. thank you very much, और धन्यवाद फिर एक बार। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को ठीक 7 बजे। Until then, good night, sweet dreams and goodbye.